Hello everyone, this is CA Anmol Sani. Welcome back to my YouTube channel for all the CA Foundation business laws chapters and all the subjects. Please subscribe to my channel. These classes are free. You can enjoy these classes. The main motive of our classes and how it is differentiate from the other classes is we are doing all the pictorial presentation. आज का टॉपिक हमारे लिए बेसिकली होगा case laws or examination tips. How can we write better in exams? And we will discuss all the suggested answers of last 5 or 6 years, which was there for the negotiable instrument act. So stay tuned. Please take this session very seriously. This session will help you in order to get good marks in examination, right? How can you score better in the examination? How can you get the rank, right? All these case laws are from the previous examinations which was conducted by ICI. So all the foundation student, you should know how to write in the business laws, right? ये एग्जामिनेशन आपके पहले नहीं था, ना 12th में था, ना 11th में था. So you should know the tips how to write it. So without wasting time, I will go into the session. Let's go. Okay. तो फर्स्टली सबसे पहले आता है केस स्टडीज हमारे पास. केस स्टडीज में हमारे पास क्या-क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं राइटिंग के. तो देखो हमारे लिए केस लॉज के अंदर मेजरली हमें फर्स्टली राइट रीड करेक्टली करना है क्वेश्चन को, राइट, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द इश्यूज. क्वेश्चन के अंदर हमें पहले फाइंड करना है कि हमारे को वो किस चीज के ऊपर रेलिवेंस पूछना चाहता है. वो कौन सा ऐसा टिप चाहता है कि मैं इस प्रोविजन के अंडर दूं. कभी कभार तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है, जैसे मैं आगे के स्टडी के अंदर आपको बताऊंगा, उसमें लिखा होता है प्लीज डिस्कस इट एज पर सेक्शन दिस ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. अगर वो सर चीज़ नहीं लिखी हुई, तो कैसे पहचाने कि सर क्या कहाँ पे इम्पोर्टेंस देनी है? तो वो हम आप जब केस स्टडी बार-बार सॉल्व करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो हैबिट बन जाएगी. तो डोंट जस्ट do the my classes related to the particular chapter. Do also do the suggested answers. मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ऐसे आप अपने भी सॉल्व कर सकते हैं. एंड अनलेस एंड until you will start writing, you will not score good marks. Please start writing of the questions. Otherwise वहाँ जाके क्या होता है कि हमारे को ये ऐसे लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे. These all things comes in our mind and then we get puzzled. Don't get puzzled. Try to give the MTPs and RTPs also, right? Which is conducted by ICI. So RTPs आप डायरेक्टली वेबसाइट से डाउनलोड करके उसे प्रिंट आउट निकाल के खुद घर पे अपने दे सकते हैं. MTPs कंडक्ट मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाता है ICI, सो यू कैन यूज दैट ऑल्सो. अगर आपने वहां जाके देना है तो इट्स वेल एंड गुड. अगर आपने एग्जामिनेशन की तरह देना है, अपने घर पे बैठ के देना है, तो दैट इज ऑल्सो. तो पीपल हु हैज प्रिपेयर्ड can go and give their mock test if you have already prepared before the examination. But if you have not prepared before the examination, then you can just what I should say, you can give based on your clock. Like 1 घंटे का टाइम लगाओ या 2 घंटे का टाइम घर पे लगाओ and try to solve this question. Okay, so without wasting time, first I will try to give you the guidance. सर हमारे पास केस स्टडीज आती है तो हमें आंसर कैसे करना. केस स्टडी में पहले आपने मेरी 5 स्टेप टिप्स याद रखना. फर्स्ट इट, रीड द केयरफुली द केस स्टडी. आप 1 बार, 2 बार उसे पढ़ो. सीधा आंसर लिखने मत पहुँच जाओ. 1-2 लाइन पढ़ के फटाफट से हमें लगता है, अरे यार! ये तो वही फैक्ट होगा, अरे वही वाला केस है. नहीं, आईसीआई हल्का-सा ट्रिक करता है क्वेश्चन में. ज़्यादा बड़ा ट्रिक नहीं होता, छोटा-मोटा सा ट्रिक होता है. तो अनलेस एंड अंटिल यू गेट टू नो दैट ट्रिक, जब तक आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे. हाँ, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स नहीं होते, जैसे कि वो बिज़नेस से रिलेटेड बता रहा है या कोई उससे रिलेटेड नहीं है, सो यू कैन स्किप दैट. आई एम नॉट सेइंग दैट कि सारा ही पढ़ो, बट ट्राई टू फाइंड कि ओके ये एक केस स्टडी है, इसके अंदर इसके रिलेटेड पूछा होगा, राइट? तो फर्स्टली आपने रीड केयरफुली करा, देन आप आइडेंटिफाई करोगे इश्यू. फिर आप अपना लॉ रिवाइज़ करोगे, कौन-सा प्रोविज़न लग रहा है. सर हमारे को सेक्शन याद नहीं है. सेक्शन याद नहीं है, कोई इश्यू नहीं है. आप लिख सकते हो एज़ पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ दैट एक्ट. से एग्ज़ाम्पल नेगोशिएबल है, आपको सेक्शन नहीं याद आ रहा, गलत सेक्शन मत लिखना. मैं बार-बार ये बोलता हूँ. In case you are not writing the section, it's okay. But if you are writing the wrong section, then examiner thinks it very bad impression, right? So don't quote.
ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे ही आंसर्स में सेक्शंस लिखने हों। आपने अगर मोस्ट प्रोबेबली अगर 50% आंसर्स में भी अगर आपने अपने रेलेवेंट सेक्शंस कोट करे हैं, देन इट्स ओके, राइट? एंड यू विल स्कोर गुड मार्क्स रादर देन राइटिंग द रॉन्ग सेक्शंस फॉर द 50 पार्ट। डोंट राइट। ओके, तो हमने लॉ प्रोविजन वगैरह लिख दिया। अब आपका अगला क्वेश्चन होता है कि सर क्या हमारे को लॉ की लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा? दैट्स नॉट ओके। इवन हम लोग भी अगर जो टीचर्स हैं वो भी उस लैंग्वेज में नहीं लिख सकते लॉ की लैंग्वेज। So you have to write in a language is which is easy to understand by the examiner. Don't write if you are able to write in a very complicated language then it's okay, but it should be understandable. Complicated का मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को प्रोविजन नहीं समझ में आए। आप ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड। आपको अगर पता है कि कोई और सेक्शन इसके कॉन्ट्ररी है तो आप नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंडीशन, ये सारे टिक्स आप यूज कर सकते हैं, राइट? तो आपने फटाफट से प्रोविज़न कर लिया, तो पहले आप प्रोविज़न लिख लिया, फिर आप फैक्ट्स ऑफ द केस पढ़ो। आप फैक्ट ऑफ द केस अपने पास लिखो कि मेरे पास इस केस लॉ में ये वाला केस लॉ इसलिए लग रहा है, कि ये फैक्ट्स हैं। तो जो भी आपके फैक्ट्स वगैरह होंगे, वो फटाफट से आप कंक्लूड कर लो, आप राइट कर लो। एंड लास्ट लास्ट इज़ कंक्लूज़न। जब आपको कंक्लूज़न देना होता है कि आपके केस स्टडी से आपने किस नतीजे पे पहुँचे, व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ योर। तो आप जब ये रिज़ल्ट लिखते हो, देन यू आर एबल टू डू दैट। तो ये 5 टेक्नीक्स हैं, बट अगर मैं आपको राइटिंग के प्रोस्पेक्ट से बताऊँ कि सर एग्ज़ामिनेशन में कैसे लिखें, तो आप 3 हेडिंग बना सकते हैं उसके लिए। फर्स्ट, राइट द प्रोविज़न। आप लॉ, सर सेक्शन याद नहीं आ रहा, डोंट राइट द सेक्शन, राइट एज़ पर द रेलेवेंट प्रोविज़न्स ऑफ द। अगर आपको केस लॉ में याद नहीं आ रहा कि किस सुप्रीम कोर्ट ने दिया या हाई कोर्ट ने दिया, तो आप ये कह सकते हैं एज़ पर द ऑनरेबल कोर्ट। ऐसे जेनेरिक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। डोंट गो इंटू रॉन्ग वर्ड्स, मतलब अगर आपने गलत लिख दिया तो वो ज़्यादा कॉन्ट्ररी होगा रादर देन आपने ऑनरेबल लिखा हुआ है। तो आपको नहीं याद है, दैट्स ओके। बट अनलेस एंड अंटिल वो 1 मार्क 7 नंबर का अगर क्वेश्चन होगा तो वो 1 मार्क सेक्शन के लिए होगा। बट अगर आपने सेक्शन गलत डाल दिया तो उसके ऊपर इंप्रेशन पड़ेगा कि यार इस बच्चे को याद नहीं है। तो अवॉइड डूइंग दैट। बट मैं ये बोलूँगा, सर इसका मतलब हमें सेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी इम्पोर्टेंट केस स्टडीज़ हैं, जहाँ आप याद कर सकते हो सेक्शंस, डू राइट द सेक्शन। इट मेक्स अ गुड इंप्रेशन। तो आप ऐसा नहीं करोगे कि 100% पेपर में हर जगह लिख दोगे एज़ पर द रेलेवेंट प्रोविज़न। जहाँ आप कॉन्फिडेंट हो, जहाँ आपको पता है, राइट द सेक्शन। देन फैक्ट्स ऑफ द केस मैंने आपको बता दिया, ये फैक्ट्स ऑफ द केस बनाना है, राइट? सारे आपके केस लॉ आपको जो सामने मिला हुआ है, उसके अंदर क्या ऐसी टेक वो है जिसकी वजह से आपका केस लॉ आप, राइट? क्या फैक्ट्स हैं, क्या डिसीज़न कर रहे हो, आप ये कंक्लूज़न पे कैसे पहुँच रहे हो? तो उस जो भी फैक्ट्स होंगे, सर सारी चीज़ें बताएँ फैक्ट्स में नहीं, इम्पोर्टेंट बताओ। से एग्ज़ाम्पल नेगोशिएबल का आया है, उसने 138 की कंडीशन पूछी है, तो आप केस के बारे में बताओगे कि इसने नोटिस दिया, नहीं दिया। सो हम केस टू केस डिस्कस करेंगे, अभी मैं शायद आपको बताऊँगा तो वो आपको थोड़ा-सा वियर्ड लगेगा और समझ में भी नहीं आएगा। बट हम फैक्ट्स ऑफ द केस की बात, एंड लास्ट आता है कंक्लूजन। हम कंक्लूजन लिखेंगे क्लियर एंड क्रिस्प हमारा आंसर क्या है। सर इससे क्या रेलेवेंस होता है? इससे रेलेवेंस ये होता है, अगर आपका कंक्लूजन थोड़ा-सा दाएँ-बाएँ भी हुआ, राइट नहीं हुआ, आपने जो प्रोविज़न और फैक्ट ऑफ द केस लिखे हैं, उसकी वजह से एग्ज़ामिनर आपको कुछ नंबर्स दे देगा, राइट? कि इसे प्रोविज़न्स तो पता है या इसने फैक्ट ऑफ द केस करे हैं, राइट? तो लाइक आई कैन नॉट डिस्क्लोज़ आई वाज़ एग्ज़ामिनर इन one of the reputed statutory bodies, right? As an examiner, code of conduct, you cannot disclose the name, but I have checked the copies and I know the mindset of examiners कि वो कैसे copies check करते हैं, right? So they do not have so much time. Try to do that. Another thing is that try to underline the words where you think my words are very important for that section. ट्राई टू अंडरलाइन, सारे अंडरलाइन मत करने बैठ जाना कि आज सर ने बता दिया तो हम सारे के सारे अंडरलाइन करें। नो, ट्राई टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जामिनर यूज्ड टू सी द कीवर्ड्स, उनके पास कॉपी चेक करने का ज़्यादा टाइम नहीं होता। जैसे ही आप कीवर्ड देखते हो, वो कीवर्ड देखता है, आपको नंबर दे देता है। तो वो अंदर की चीज़ों के अंदर नहीं जाता। सर क्या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो भी हम सर इतना बड़ा प्रोविज़न, फैक्ट ऑफ द केस और कंक्लूजन लिखें? नहीं। तो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, केस स्टडी है, उसमें प्रोविज़न लिखो, कंक्लूजन लिखो, फैक्ट ऑफ द केस लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन स्किप दैट।
तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है या 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो मैं आपको बोलूँगा फैक्ट ऑफ द केस लिखो। अगर 5 नंबर का या 7 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, जस्ट डायरेक्टली गो फॉर द प्रोविजंस एंड देन गो फॉर द कंक्लूजन ऑफ ओके। तो अब हम आते हैं सर थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए भी सेम ही चीज़ है क्या? नो डियर। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं, थोड़े नंबर उनमें कम मिलते हैं। आई वुड से केस लॉ के अंदर बेसिकली अगर आप रेलेवेंट सेक्शन और जो भी मैंने टेक्नीक बताई अगर आप लिख देते हो, यू विल स्कोर फुल मार्क्स, और इफ नॉट फुल मार्क्स, एटलीस्ट यू स्कोर बाय 80 और 90% ऑफ दैट, राइट? नाउ सर हम सेक्शन नहीं लिखते तो भी 80-90% अगर आपने केस लॉ के बारे में प्रोविज़न सही दिया है और फैक्ट ऑफ द केस सही दिए हैं एंड देन बाकी सारी चीज़ें सही दी हैं, तो आपको नंबर मिल नाउ नेक्स्ट टिप हमारी आती है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए पहले आप अंडरस्टैंड करो, फिर याद करो कि मेरा ये किस लॉ से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे वो पूछे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? व्हाट इज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स एसेंशियल। तो आप जब स्ट्रेट अभी मेरी वीडियोज़ का फ़ायदा आपको ओवरऑल दिखेगा, जब आप अपने 2-3 बार मेरी वीडियोज़ देख लेंगे, आपके माइंड में वो पिक्चर बननी स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज़ पिक्चर, राइट? दिस इज़ अ वेरी गुड टिप ऑफ एनी एग्ज़ामिनेशन। जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठेंगे, यू विल रिमेंबर माय वर्ड्स। एक ना इमेजिनेशन आती है हमारे दिमाग में, ओके यार मैंने ना ऐसी कुछ देखा था, ऐसा सर ने कुछ ड्रॉ करा था। मेरे केस लॉज़ आपको याद आने स्टार्ट हो जाएँगे कि अमिताभ बच्चन को सर ने करा था, सर ये वाला केस। तो व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग दैट, यू विल रिमेंबर दोज़ थिंग्स। सो माय ओपिनियन, I when I was studying, I used to make the diagrams at that time. Sorry, those classes are not available where someone can show me the picturization, so I create the picture myself on the diagram itself, and I then try to remember. I know it's very hard to remember everything, right? That's why people score low in the theory subject. But believe me, when whatever way I am teaching you, it will be very relevant for you, right? You guys can just go on the pictures के through आप basically कर सकते हो, and you will remember the sections. Believe me, it will work. Try to read that, try to take that video 2 or 3 times, and then you will be able to do it. थिंक लाइक अ स्टोरी। आपको मूवी में पूरी मूवी याद नहीं रहती, बट आपको सीन्स याद रहते हैं, आपको डायलॉग्स याद रहते हैं। कैसे याद रहते हैं? क्योंकि वो मोशन क्रिएट करते हैं। ऐसे ही व्हेन यू सी द पीपीटी, मोशन क्रिएट इन योर माइंड एंड देन यू आर एबल टू। बट क्या सर ये एक बार आपके वीडियोज़ लेने से हो जाएगा? नहीं। ट्राई टू टेक द वीडियोज़ एज़ मेनी टाइम एज़ पॉसिबल। Unless and until you are getting some pictures in your mind, you will be able to crack it, right? अगर आपको लगता है कि सर मेरे मतलब मैं नहीं कर पाता हूँ या मेरे कान में कोई अ, हेडफ़ोन्स नहीं लगा पाता हूँ, कोई इश्यू है, तो you can take in a room also, just open the YouTube and just take over the sessions as तो अब मैं वापस आता हूँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन में। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में हम टिप्स रख सकते हैं। मैं कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं बता सकता, जैसे मैंने केस केस स्टडी के केस में बताया आपको कि सर ये वाली टेक्निक अगर हम यूज़ करेंगे तो बेसिकली हमारा या आप ये वाली स्टडी यूज़ करेंगे या वो वाली स्टडी यूज़ करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। नो, ये आपको बेसिकली आपको ऐसे यूज़ करना है ताकि आप बेस्ट आंसर दे पाओ। सर बेस्ट आंसर की टेक्निक्स क्या हैं? पहली टेक्निक तो मेरी यही है, अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आपको सेक्शन लिखना ज़रूरी है। अगर आप लिख सकते हो फॉर द बेस्ट, गिव द सेक्शन। यहाँ सेक्शन करना इम्पोर्टेंट है। सर क्यों इम्पोर्टेंट है यहाँ पे सेक्शन देना? देना जैसे ही वो सेक्शन पढ़ेगा, ही गेट अ गुड इंप्रेशन, द एग्ज़ामिनर गेट अ गुड इंप्रेशन कि यार ओके, ये पर्सन है यार, इसने अच्छा लिखा हुआ है। ट्राई टू गिव हिम द मार्क्स। राइट? तो ये वाली टेक्निक मेरी बहुत ज़्यादा काम आती है, जहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, ट्राई टू क्रैम द सेक्शंस। और ऐसी डेफिनेशन जिनमें कि अ, हमें पूरे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, हम वो सेक्शन मेंशन कर सकते हैं। ऐसे आप याद करा करो, जैसे सेक्शन 13 ऑफ नेगोशिएबल, कहीं भी नेगोशिएबल की डेफिनेशन नहीं है, बट हमें कोई भी चाहे प्रॉमिसरी नोट के बारे में बताना हो, किसी के भी बताना हो, हम सेक्शन 13 की एक लाइन लिख सकते हैं। एज़ पर द सेक्शन 13 द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। ये हम लिख सकते हैं, राइट? तो ऐसे कॉमन सेक्शंस को याद करो ताकि आप उन सेक्शंस को वहाँ पे डाल सको।
Those are the common sections, right? And that you can use in your trick, and there you can gain good, got a good mark. सर ऑब्वियसली नेगोशिएबल है तो नेगोशिएबल की डेफिनेशन, देन अगर गुड्स की डेफिनेशन जैसे हो गई सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, राइट? ये कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे कंपनी है, कंपनी लॉ है तो कंपनी की डेफिनेशन, राइट? उसके सेक्शन आप ये कॉमन याद कर लोगे तो यू कैन यूज इन ऑल द वे। जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में ही लिखना है, यू कैन लाइन वन लाइन, it will give impression, just underline that section and then you will able to do that, right? So this is how the examination tips for particularly using your theoretical. The second tip I would be giving is you is explain the provisions in your language. Use the keyword and underline the keyword. Keywords को underline करो, right? अगर keywords आपके हैं, try to underline that. If you are trying to do underline, you will be able to crack it, right? So rather than going into all other things, मतलब आप बाकी टेक्निक्स याद सर याद करते हैं, ये करते हैं, ट्राई टू लर्न द कीवर्ड्स। पूरे याद करने की जरूरत नहीं है। दोबारा बोलता हूँ, जैसे एसेंशियल आते हैं, आपने एसेंशियल लिखा तो एक लाइन तो एसेंशियल के बारे में आप लिख दोगे, उसे एसेंशियल के बारे में क्या आपने लाइन लिखी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी हेडिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे अनकंडीशनल प्रॉमिस, प्रॉमिसरी नोट की, वो रेलिवेंटली आपके ये पढ़ सुनना चाहता है कि आपको क्या हेडिंग याद है, राइट? तो हेडिंग आप लिख दोगे, अंदर का पढ़ने का या बाकी एग्जामिनर्स के पास टाइम नहीं होता, राइट? तो दैट्स व्हाई दैट इज नॉट रेलिवेंट फॉर यू, व्हाट लाइन यू आर ड्राइंग आफ्टर दैट। जो आपके माइंड में लाइन आती है फटाफट से उसके बारे में लिख दो, ट्राई टू स्किप दैट, बट हेडिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट। तो जब भी आप कुछ थ्योरेटिकल पढ़ो, ट्राई टू मग अप दी बेसिकली दी आपके जो भी हेडिंग्स हैं। अगर हेडिंग्स आपके याद हो रही हैं, सर हेडिंग को याद करने का एग्जाम मैं दोबारा बताता हूँ। मैंने यही बोला है, मूवी के थ्रू या कोई पिक्चर के थ्रू आपको वो टेक्निक्स याद आ जाएँगी। जैसे मैंने आपको होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स पढ़ाया था, तो अभी भी मुझे याद है। सर पहले डेफिनिशन याद आ रही है, फिर मुझे कंसीडरेशन, अगर आप मेरी जाके वीडियो देखोगे तो आपको मिल जाएगा। सर फिर टाइम क्लॉक बनाई थी आपने, सर फिर आपने ये, तो ऐसे करके आपको याद आ जाता है। याद आता है तो आपको पॉइंटर्स याद आते हैं और फिर फटाफट से आप बना के लिख सकते हैं, राइट? कंसीडरेशन आता है उसके अंदर, टाइटल आता है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके 5 पॉइंट्स हो गए, आपका फटाफट से आपका खत्म हो गया। आपको फटाफट से एग्ज़ामिनेशन के अंदर आप लिख सकते हैं, राइट? डिफरेंसेस में भी मैं दोबारा बोलूँगा, वो डिफरेंसेस के अंदर आप क्या लिख रहे हो वो नहीं देखता, वो देखता है मेजरली आपने वो 5 पॉइंट्स लिखे हैं या नहीं लिखे। तो व्हेन यू गिव द डिफरेंसेस, पहले एक कॉलम बनाओ बेसिस ऑफ डिफरेंस, फिर आप एक का लिखो, दूसरे का डिफरेंस लिखो। बेसिस ऑफ डिफरेंस जरूर लिखना, विदाउट, अगर आपको बिल्कुल ही क्वेश्चन का बेसिस नहीं पता तो आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि गलत बेसिस नहीं लिखना। बट अनलेस एंड अनटिल आई नो कि आपको बेसिस पता होगा कि कॉमन चीज क्या है और अनकॉमन चीज क्या है जो डिफरेंशिएट करती है, तो ट्राई टू राइट द बेसिस, राइट? दिस इज हाउ यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, राइट? फिर एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स आप जरूर कोट करें, जहाँ पे मैंने आपको टेक्निक्स बता रखी हैं, जहाँ मैंने आपको डायग्राम्स बना रखे हैं। अगर आपको और कुछ नहीं आता, ट्राई टू राइट अप, जैसे प्रॉमिसरी नोट है, आप प्रॉमिसरी नोट का एक एग्जाम्पल बना के दिखा सकते हो। जैसे आपको कोई नॉट नेगोशिएबल आ जाएगा, तो आप 2 लाइनें खींच के उसके ऊपर लिख सकते हो कि नॉट नेगोशिएबल है, ऐसे करके आपको याद आ जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। Try to put an examples. Examples are much loved by the examiners. He know that you know the concept, and purely these are all the competitive examinations. Here your knowledge and concept matter rather than your writing and like handwriting and all other skills. So he is more about you have the knowledge or not. So try to understand the main theme of examiner and try to get good marks, how you can do that. And last but it is not the final tip, uh, these there can be more tips also, but for this particular section I have just kept it very things so that everything can come in your mind. Try to write pointers, avoid doing the paragraph, right? Don't do through the paragraphs. पैराग्राफ्स आर रियली अवॉइडेड, व्हाई? एग्जामिनर के पास एक कॉपी चेक करने के लिए 10 15 या 20 मिनट होते हैं, राइट? उसके पास आपके पूरे पैराग्राफ पढ़ने का टाइम नहीं होता। तो आप जब पॉइंटर्स में लिखते हो, अंडरलाइनिंग करते हो, सारी अंडरलाइनिंग नहीं करनी, कीवर्ड्स अंडरलाइनिंग करनी है।
अगर आप फटाफट से अंडरलाइनिंग कर देते हो, देन यू आर एबल टू मेक दैट, राइट? So these are my examination tips for your coming examination. Hopefully all the best for all the CA students for your examinations, right? uh, Wherever you need that, try to give the answer as soon as possible. Just do a time management also. ये नहीं कि हमने एक छोटे क्वेश्चन पे 3 नंबर के क्वेश्चन पे मतलब पूरा पेज भर दिया क्योंकि हमें वो क्वेश्चन आता है, राइट? Try to do like this. So my technique is, if you have a 3 mark question, one page is completely okay, not more than. And even if you are doing a half page writing, then that is also okay, unless and until you are mentioning the keywords, right? तो वो हमारे लिए automatically okay है. So all this about this were the tips and techniques how you can score good marks, right? मैं एक इसके बाद एक वीडियो फटाफट से आपके लिए शूट कर दूंगा जिसके अंदर मैं आपको ये बता दूंगा कि आप ऐसे ऐसे करके प्रोविजंस लिख सकते हो, ऐसे ऐसे करके आंसर लिख सकते हो. सबसे मेन डाउट एक जो आपके माइंड में रहता है, सर क्या एग्जामिनर सोचते हैं हम बुक वाली लैंग्वेज लिख लेंगे? नो, एग्जामिनर कभी आपसे ये नहीं सोचेगा कि आप बुक वाली लैंग्वेज लिख सकते हो. तो डोंट रश कि मैं सेम लैंग्वेज लिख लूं. ट्राई टू मक अप द कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स अगर आपके पास हैं तो यू कैन डू दैट. तो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग आवर फर्स्ट, जो अभी आपका रिसेंटली मई 2026 में सीए फाउंडेशन का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें जो रेलेवेंट रिलेटेड टू नेगोशिएबल क्वेश्चंस हैं, आई हैव ट्राई टू पिक इट अप हियर एंड ट्राई टू गिव यू द आंसर. मैंने बेस्ट आंसर जो अभी तक सजेस्टेड आंसर आईसीआई की तरफ से इशू नहीं हुए हैं, तो मैंने जो मुझे बेस्ट आंसर लगता है वो मैंने कोट अप कर रखा है, एंड यू कैन ट्राई इट फाइंड. एंड अगर आप वो लिखते ही, आई थिंक सो यू विल स्कोर फुल मार्क्स इन दैट एग्जामिनेशन. तो क्विकली हम फटाफट से ये देखते हैं. रेफरिंग, ये पहले एक क्वेश्चन आया था, रेफरिंग एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ द नेगोशिएबल एक्ट 1881, आंसर द फॉलोइंग. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे बी नेगोशिएटेड आइदर बाय डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट. दूसरा, state the situation when negotiable instrument is negotiated by following modes. तो आपने डिलीवरी ओनली, और वो आपको मेरा फटाफट से सेक्शन 14 याद आएगा. सेक्शन 14 ये कहता है कि भैया सेक्शन 47 के अंदर अगर 47 में मेयर डिलीवरी अगर आप करते हो और अगर वो बियरर का केस है, तो बियरर के केस में बेसिकली हमारा ओनली डिलीवरी होती है, राइट? और अगर आपका ऑर्डर वाला इंस्ट्रूमेंट होता है तो आपको एंडोर्समेंट और डिलीवरी दोनों करनी पड़ती है. दोनों ही केस में डिलीवरी मैंडेटरी है. तो यहाँ पे आप सेक्शन 46 भी हल्का सा कोट कर सकते हो, 47 भी कोट कर सकते हो, 48 भी कोट कर सकते हो. 47 और 48 के अंदर ये बेसिकली चलेगा, राइट? तो अब आप इसमें सर बस एक ही लाइन लिखें, हमारे को तो वही याद आ रहा है, आपका टेबल याद आ रहा है कि 47 है तो मेयर डिलीवरी. तो आप इसमें एक एग्जांपल कोड कर सकते हैं कि बियरर इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं. ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें ब्लैंक लिखा हुआ है या वो लिखा हुआ है, आप वो वाली लाइन यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट? और फिर आप ऑर्डर के केस में वो 4 सिचुएशंस आप बता सकते हैं कि बियरर ये 4 सिचुएशन होती है, जो मेरी 4 सिचुएशन मैंने लिखवाई, 3 लिखवाई थी बियरर के केस में, 4 लिखवाई थी ऑर्डर के केस में. क्या वो एग्ज़ाम्पल आप कोड कर सकते हैं. और फिर फाइनली आप ये लाइन लिखेंगे कि अगर बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है तो डिलीवरी से ही हो जाता है, एंडोर्समेंट करने की ज़रूरत नहीं होती. एंड ऑर्डर के केस में आप फाइनली ये लिखोगे, एज़ पर द सेक्शन 48. आप दोनों ही सेक्शन कोड करो कि भैया अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो आपको डिलीवरी करनी और एंडोर्समेंट करनी मैंडेटरी है. यहाँ पे आप आईडी और एक एग्जांपल कर सकते हो. एक एग्जांपल आप वैसे भी बनाना चाहो कि प्रॉमिसरी नोट है इसके आगे, तो डिपेंड अपॉन द सिचुएशन. अगर यही क्वेश्चन जैसे अभी मेरे हिसाब से ये 4 मार्क्स का आया था, आई थिंक सो, आई एम रिमेम्बरिंग राइट. तो अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं दोबारा बोलता हूँ, डिपेंड अपॉन आईसीआई क्वेश्चन आपके कितने भी मार्क्स के हो सकते हैं. तो अगर यही क्वेश्चन मेरा 4 मार्क्स में होगा तो दैट्स ओके, मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा. बट यही क्वेश्चन अगर 7 मार्क का होगा, देन आई विल प्रिपेयर द डायग्राम, और मेरे वाले डायग्राम भी आप बना के आ सकते हो, राइट? तो यही चीज है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. फर्स्ट डिलीवरी केस, वही देखो, वही चीज लिखी हुई है कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी से ट्रांसफर हो सकता है. बीरर के केस में होता है, बीरर एग्जाम्पल बोल रखा है, और उन्होंने मेयर डिलीवरी और एंडोर्समेंट और सिग्नेचर नहीं होते. देखो बिल्कुल सेम चीज लिखी हुई है. और ऐसे ही नेगोशिएबल डिलीवरी बाय एंडोर्समेंट के केस में ऑर्डर होता है, ऑर्डर वाले एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, होल्डर के साइन चाहिए होते हैं और उनकी डिलीवरी करनी होती है. तो दिस इज हाउ यू कैन राइट इन द एग्जामिनेशन. आप देखो ये
ये आईसीआई का मतलब जैसे अगर जो भी मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही आंसर आएगा, राइट? बट क्या सर हम बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं एग्ज़ैक्टली सेम जब आप सजेस्टेड आंसर्स देखते हो या देखते हो, आप लगता है यार मैं तो ये भी नहीं लिख पाया, ये भी नहीं लिख पाया। नो, एग्ज़ामिनर डोंट टेस्ट एवरी नॉलेज। आप थोड़ा-सा भी लिखते हो, आप उससे रिलेटेड कीवर्ड्स लिख देते हो, देन इट्स ओके, दैट्स आई देखो मैंने यहाँ पे पिंक कलर कर रखा है, कीवर्ड्स पे पिंक कलर कर रखा है। आप ऐसे अगर वहाँ पे कलर तो अवेलेबल होगा नहीं, तो आप इन्हें अंडरलाइन कर सकते हो। सारा अंडरलाइन मत करना, सो दिस इज़ हाउ वी आर। आप उसके अंदर लिख सकते हो, अपोस्ट्रोफी एस के अंदर लिख सकते हो आप, जैसे मैंने इस केस में करा है। अब यहाँ पे आपका ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, देन दिस इज़ रेलेवेंट, इतना लिख सकते हो तो बहुत है। तो ये मेरे ये अ, आंसर कैसे लिखा है वो हुआ। अब ऐसे ही सर आपकी क्लासेस का क्या फ़ायदा हुआ मेरे को, राइट? तो मेरी क्लासेस का ये फ़ायदा हुआ, आपको ये चार्ट याद आ जाएगा। आप सेक्शन 14 को कोट कर सकते हो जैसे मैंने बताया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए डिलीवरी चाहिए, नेगोशिएट करने के लिए ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होनी चाहिए। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप कब होती है? सेक्शन 47 डिलीवरी वेयर बियरर है, और ये मैंने आपको ऑर्डर के केस में ये इतना बड़ा बताया था, एंड देन बियरर के केस में मैंने ये बताया था अगर ब्लैंक एंडोर्समेंट होती है या लार्ज एंडोर्समेंट ब्लैंक होती है, या पेबल कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, नाम ब्लैंक लिखा हुआ है, तो ये वाली सिचुएशन आ जाएँगी, और इसमें नेगोशिएशन बाय मेयर डिलीवरी होगा, और इनमें नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी होगा। आप इसको पहले लिख सकते हो, इसको बाद में लिख सकते हो। ऑब्वियसली वहाँ पे सेक्शन 45 47 है ये वाला 47 है, ये 48 है। आपको क्वेश्चन में देखो यहाँ पे थोड़ा-सा ट्रिक लगा सकते हो आप। आपको क्वेश्चन में पहले क्या पूछा है? पहले आपसे डिलीवरी वाला पूछा है, राइट? तो आप सेक्शन 47 को पहले लिखो, मतलब बियरर वाले के बारे में पहले लिखो और इसके बारे में बाद में लिखो। तो दिस इज़ हाउ यू कैन गिव द एग्ज़ामिनेशन आंसर, राइट? दिस इज़ हाउ आप देखो, आपको फटाफट से मेरे जो भी वो होंगे आपको इमेजिनेशन में याद आएँगे। बिलीव मी व्हेन यू विल सिट इन द एग्ज़ामिनेशन हॉल, यू विल गेट टू नो कि सर आप ये जो पावर पॉइंट और जो ये पिक्चोरिकल प्रेज़ेंटेशन के थ्रू पढ़ना है, येस दिस इज़ एक्चुअली अफेक्टिंग माय माइंड एंड इट इज़ गिविंग मी द गुड नॉलेज, राइट? फिर आते हैं, अगला क्वेश्चन था, delivery is important in both case, either by delivery or either by delivery and endorsement. Explain why delivery is essential for negotiation. सेक्शन 46 आपको याद आ जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी। उसमें वही बोला हुआ है, चाहे इंस्ट्रूमेंट बियरर हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर हो, आपको दोनों ही केस में डिलीवरी करनी मैंडेटरी है। डिलीवरी होनी चाहिए, डिलीवरी वॉलंटरी होनी चाहिए। मेरे वर्ड्स याद आएंगे आपको, वो सारी चीजें आप लिख सकते हो। तो आपने वो सारी चीजें लिख दी। अब एक और क्वेश्चन उन्होंने बोलिया, whether there is any circumstances where instrument cannot be negotiated even by delivery thereof. ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे आप डिलीवरी कर भी देते हो तो आपको खाली डिलीवरी करने से नेगोशिएशन उसका नेगोशिएट नहीं हो पाएगा। तो आपको मेरे यहाँ पर वो केस के पिक्चर्स याद आनी चाहिए। तो पहले मैंने सेक्शन 46 के बारे में थोड़ा-सा बताया, वो आप देख लो। सेक्शन 46 के बारे में आप देखो, वही सेम चीज़ है, वॉलंटरी कीवर्ड आपके दिमाग में आ गए ना, लाइन आप अपने आप लिख दोगे। डोंट गेट इनटू इट कि सर मुझे ये एग्ज़ैक्टली सेम लाइन लिखनी है, कोई भी नहीं लिख सकता, राइट? ट्राई टू डू द मेन वर्ड्स। आप देखो ऐसे करके एरो साइन बना सकते हो, आप डिलीवरी ओनली में डी लिख सकते हो मेरे वाले तरीके से, और आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हो, राइट? तो दिस इज़ हाउ द सेक्शन वाज़। अब मेन आता है आपका कि सर यहाँ पे ए और बी लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे अगर उन्होंने साफ-साफ लिख रखा होगा कि ए भी 2 नंबर का है, बी भी 2 नंबर का है, देन इट्स ओके। तो इतना लिखने की ज़रूरत है। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने कि ए वाला क्वेश्चन 3 नंबर का है और बी वाला क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो अगर 4 नंबर का बी वाला क्वेश्चन है तो आप एटलीस्ट 4 हेडिंग ज़रूर दोगे। अगर वो सीधा 2 नंबर का है तो आप सीधा-सीधा कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये 7 नंबर का है, 3 नंबर का वो होगा, 4 नंबर का ये होगा, राइट? तो आप फटाफट से क्या कर सकते हो, आप अ, 4 केसेज़ आप वहाँ पे दोगे जहाँ पे नेगोशिएशन ज़रूरी नहीं है। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू ऑर्डर, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में हमें पता है एंडोर्समेंट चाहिए होती है। दूसरा रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, जहाँ पे सिर्फ़ ओनली शाम लिख दिया, मेरा केस याद लॉ याद आना चाहिए आपको कि सर अगर ओनली शाम लिख दिया, तो वो नेगोशिएट आगे नहीं हो सकता, चाहे आप इसकी डिलीवरी भी कर लो, क्योंकि उसमें ओनली शाम लिखा है, राइट? तीसरी चीज़ क्या है, अगर नॉट नेगोशिएबल लिख दिया किसी ने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, तो वो आगे नेगोशिएट नहीं हो सकता, राइट? ये मैंने आपको बता रखा है। और अगर स्टोलन है या फिर आपने चोरी करा हुआ है, तो मेयर डिलीवरी से आपका
क्या नाम था, टाइटल नहीं मिलता, वैलिड टाइटल नहीं मिलता। डिलीवरी बाय अ पर्सन हु इज नॉट अ ट्रू ओनर डज नॉट गिव वैलिड टाइटल। आपको वैलिड टाइटल नहीं मिलता इस केस में। सर होल्डर इन ड्यू कोर्स को मिल जाता है? हाँ जी, होल्डर इन ड्यू कोर्स मिल जाता है, बट आपने यहाँ पे 4 केसेस बताने थे तो सर हम इसको आपके वाले अगर बुक से रिलेट करें तो कैसे होगा? मेरे वाली बुक से आप ये स कर सकते हैं, पहले इम्पोर्टेंस ऑफ डिलीवरी लिख दिया, आप वही चीज़ लिखोगे कि भैया वॉलंटरी होनी चाहिए, वही सारी चीज़ें जो मैंने लिखवाई थी, राइट? और फिर आप ये वाली एक्स्ट्रा लाइन भी लिख सकते हो जो मैंने नहीं देखी उनके पास लिखी हुई, कि डिलीवरी से पहले कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक करा जा सकता है, राइट? डिलीवरी हो गई तो रिवोक नहीं हो पाएगा। फिर वही सेक्शन 47 और 48 की रेफरेंस दे सकते हो। पहले ऑर्डर वाला, अब सर्कमस्टांसेस, आप बी का आंसर कर रहे हो, सर्कमस्टांसेस के केस में क्या करोगे आप? पहले लिखोगे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, आपके दिमाग में आएगा, ओके, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। दूसरा आता है रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट मतलब आपके माइंड में आएगा, योर एंडोर्समेंट अगर रिस्ट्रिक्टिव हो जाएगी, ओनली शाम, मेरा केस याद आना चाहिए, आपके माइंड में चलना चाहिए, राइट? फिर आपका तीसरा आता है, अगर आपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नॉट नेगोशिएबल लिख दिया या अकाउंट पे ही लिख दिया, तो ऐसे केस में जब आप रिस्ट्रिक्टिव वर्ड्स लिखते हो तो बेसिकली हो जाता है। एंड चौथा, स्टोलन या जो भी मेरी रॉबरी वाली पिक्चर आपके माइंड में आ जाएगी, तो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। एंड फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया, तो ट्राई, मैं क्विकली फर्स्ट इस पे जाता हूँ। तो आप ये देखो, पिक्चर से आपको क्या होता है, पिक्चर से आपके दिमाग में ना याद रहता है। दिस इज द वेरी गुड मेमोरी टिप, राइट? ट्राई टू डू इट, यू विल बी एबल टू क्रैक इट, राइट? तो फटाफट से अब हम देखते हैं, एग्जामिनर एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 by providing justification in support of your conclusions। अब देखो यहाँ पे ये 7 नंबर का क्वेश्चन आया है। अब आप इसमें देखो, बड़ा कौन सा है जिसका 3 नंबर का होगा, उसे आप थोड़ा सा बड़ा लिखना, बाकी 2-2 नंबर के होंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन होता है। अब मेरी बात ढंग से समझ, पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, ये केस लॉ के रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान आना चाहिए। अब आप कहोगे सर इसमें वही लिखना पड़ेगा, प्रोविजन फिर फैक्ट ऑफ द केस फिर क्या नाम था, कंक्लूजन? नहीं बेटा, क्योंकि इसमें अलग-अलग सेक्शंस करे हुए हैं। आप अगर पूरा लिखने बैठ जाओगे तो आपको नहीं होगा, तो आप इसमें सिर्फ प्रोविजन लिखो और प्रोविजन के बाद कंक्लूजन लिख दो, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक, तो फटाफट से देखते हैं। पहले, जस्टिफिकेशन इन योर सपोर्ट इन योर कंक्लूजन, ट्रीटिंग थ्री सिचुएशन इंडिपेंडेंटली, उसने वर्ड बोला है इंडिपेंडेंटली, ऐसा मत करना कि एक का मान के दूसरे का कर दो। एक बार जो आपको पढ़ा है, एक में आपने जो पढ़ा है वो दूसरे में यूज मत करना, उसने स्पेसिफिकली बोल दिया है। अब हम फटाफट से पढ़ते हैं। अ प्रोमिसरी नोट फॉर 25,000 executed by Alok, containing an undertaking to pay an unidentified person who brings a lost dog। उसका एक डॉग खो गया है और उसने 25,000 रुपए का एक प्रॉमिसरी नोट लिख के दिया, और उसने कहा कि जो भी बंदा मेरा डॉगी ढूंढ के लेकर आएगा वो मेरा वो हो जाएगा, बट वो अनआइडेंटिफाइड है पर्सन आज। आनंद देयर आफ्टर फाउंड एंड बॉट द डॉग एंड क्लेम द रिवॉर्ड। उसने क्लेम करने के लिए रिवॉर्ड, क्या वो जस्टिफाइड है करने के लिए? अब आपके माइंड में फटाफट से आना चाहिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स में एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी सर, पीटीएम। पीटीएम मतलब पर्सन आइडेंटिफाइड होना चाहिए। अगर पर्सन आइडेंटिफाइड नहीं है तो बियरर हो सकता है, मगर आप अनआइडेंटिफाइड पर्सन के नाम पे प्रॉमिसरी नोट नहीं दे सकते, राइट? हाँ, यहाँ पे केस में क्या आ जाएगा, अगर ये पर्सन अनआइडेंटिफाइड है, देयरफॉर यहाँ पे पर्सन सर्टेन नहीं है, मे नॉट, सर्टेन पर्सन नहीं है, एंड दैट्स व्हाई अगर कोई अनसर्टेन पर्सन के ऊपर कोई प्रॉमिसरी नोट लगाते हैं तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एंड देयरफॉर अनंत को आप होल्डर नहीं मान सकते हो इस केस में, राइट? तो ये हमारा फटाफट से एक हमने लिख दिया। आप ऐसे ही लिखोगे, प्रॉमिसरी नोट पेबल टू अनआइडेंटिफाइड पर्सन इज नॉट वैलिड। मैंने ये थोड़ा टेक्निक्स करके लिखा हुआ है, आप सीधा इसको वैसे लिख सकते हो। दूसरी चीज़ इसके अंदर सर हम क्या कर सकते हैं? दूसरी चीज़ है कि मैंने ये बहुत बड़ी लाइन्स लिखी है, आप सीधी एक बार ही लाइन लिख सकते हो कि भैया अगर अनआइडेंटिफाइड अनसर्टेन पर्सन है, इस लॉ के केस में जस्टिफिकेशन आप ऐसे लिख रहे हो, आप वैसे भी लिख सकते हो कि आपने प्रोविज़न लिखा, प्रोविज़न के बाद कंक्लूज़न आप नीचे लिख दो, तो वो भी ओके है। इट्स जस्ट अ पैटर्न, आपने जैसे आंसर लिखना है आप वैसे लिख सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। द सेकंड थिंग इज़ signed bearer check delivered as reward for past services। अब मेरी बात ढंग से समझना।
Signed bearer check was delivered by Alok as a reward to Anand for already completed services for finding the lost dog. अब एक साइंड बियरर चेक उसने अगर कर दिया तो देखो, साइंड बियरर चेक बियरर को कर सकते हो, अगर कोई बियरर चेक है तो वो वैलिड है। तो मेरा वहीं पे ही आंसर आ जाएगा। बियरर चेक आप किसी भी उसको दे सकते हो। अगर आपने एक बियरर चेक पेबल टू बियरर कैन बी नेगोशिएटेड बाय मेयर डिलीवरी, मैंने वही बताया। तो ऐसे ही केस में अगर वो पास कंसिडरेशन के बदले है तो भी वो वैलिड होता है, राइट? तो अगर एक बंदे को आपने साइंड बियरर चेक दिया डिलीवर टू आलोक को, तो आपने बियरर चेक अलाउड होते हैं, तो ऐसे केस में अलाउड होगा ये। अब लास्ट केस आता है हमारा, आलोक मेड अ सेल्फ ड्रॉन चेक, सेल्फ एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज एंड डिलीवर्ड इट टू आनंद एज अ रिवॉर्ड आफ्टर द डॉग वाज फाउंड। अब ये तीसरा वाला केस आया कि भैया आलोक ने सेल्फ ड्रॉन और सेल्फ अटेस्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा, सर बिल ऑफ एक्सचेंज सेल्फ अटेस्टेड है? सेल्फ अटेस्टेड नहीं होता सर, ड्रॉयर बनाता है। नॉर्मल आपने मुझे बताया था, ड्रॉयर बनाता है, ड्रॉई साइन करता है, एक्सेप्ट करता है और उसे वापस देता है और तब फिर उसकी पेमेंट होती है सर। तो बाद में डिलीवर्ड करता है। तो यहाँ तो सर ये है, हाँ जी, ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। अगर आप सेल्फ ड्रॉन करते हो, सेल्फ अंडरटेकिंग देते हो, तो वो एज गुड एज प्रोमिसरी नोट कर देता है। तो चाहे प्रोमिसरी नोट हो, चाहे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो, मगर दोनों ही केस में ये वैलिड माना जाएगा। तो हाँ, मेरा आंसर यहाँ पे फटाफट से ये है इसके रिलेटेड कि भैया ये जो सेल्फ ड्रॉन चेक है ये वैलिड है, चाहे आप उसे बिल ऑफ एक्सचेंज मानो। एक्चुअली वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है, अगर आप खुद की अंडरटेकिंग खुद साइन कर रहे हो तो वो प्रोमिसरी नोट बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि माय जस्टिफिकेशन इज बिल ऑफ एक्सचेंज रिक्वायर 3%। हाउएवर, अगर ड्रॉई और ड्रॉयर सेम पर्सन है तो वो प्रोमिसरी नोट बन जाता है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं रहता। अगर ये साइंड है, अंडरटेकिंग टू पे है, तो ऐसे केस में वो बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड है। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इट इज अ वैलिड इंस्ट्रूमेंट। तो देखो ये फटाफट से हमारी टेक्निक से हमने कैसे आंसर लिख दिया। तो मैंने ओके, so now we go to the second, basically the second suggested answers for January 2026. It is related to the negotiable instrument, right? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, what is the promissory note and what are the essentials for promissory note to be documented as a valid promissory note defined according to negotiable instrument 1881। मेरा यहाँ पे सबसे पहला है, मैंने कैसे इन्हें स्ट्रक्चर कर रखा है। पहले मैंने आईसीआई के जो सजेस्टेड आंसर्स हैं उन्हें लिख रखा है। फिर मैंने अपनी पीपीटीज लगा रखी हैं, सो दैट यू कैन गेट टू नो कि सर अगर हम आपकी पीपीटी पढ़ लें और वो सफिशिएंट है लिखने के लिए, या हमें आईसीआई के मॉड्यूल को रेफर करना पड़ेगा। तो आफ्टर एवरी क्वेश्चन जहाँ पे रिपीटेशन है वहाँ पे मैंने नहीं दिए हैं, जहाँ पे सेम तरह के क्वेश्चन है वहाँ मैंने एक ही बार दिया है। बट आई हैव ट्राइड टू कीप माय पीपीटी सो दैट यू कैन यूज इट, और क्या वो पीपीटी हमारे लिए यूजफुल है या नहीं वो मैंने कैप्चर कर, राइट? पहले हम देखते हैं व्हाट इज प्रोमिसरी नोट। आप सेक्शन 4 को मेंशन कर देंगे। प्रोमिसरी नोट एक बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है साइंड बाय बेसिकली द मेकर, एंड उसमें एक सर्टेन अमाउंट होती है जो कि वो पर्सन को या ऑर्डर को या एक सर्टेन पर्सन के ऑर्डर को बेसिकली या बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को करना चाहता है, पे करना चाहता है। और एसेंशियल्स में आप देख रहे हो, मैं इनके थ्रू नहीं जाऊंगा, मैं अपने पीपीटी के थ्रू जाऊंगा। यहाँ पे वही सारे आइटम्स लिखे हुए हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, राइट? तो हम फटाफट से देखते हैं, क्या सर सेम आंसर हमारे को, आप सेम आंसर लिख सकते हो? हाँ जी, सेम आंसर लिख सकते हो। देखो हमेशा मैंने यहाँ पे भी बोल्ड कर रखा है जो कि कीवर्ड्स हैं। तो कीवर्ड्स आप बोल्ड नहीं कर सकते वहाँ पे, तो आप अंडरलाइन कर देना, दैट्स इट। आप बॉक्स में भी डाल सकते हो, तो व्हाटएवर थिंग्स यू लाइक यू कैन डू दैट, राइट? तो क्विकली हम फटाफट से अगर हम इसके अंदर आएँ, आपको मैं अब अपनी वाली शीट पे लेके चलता हूँ। ये बेसिकली 8 हमारे जो भी प्रॉमिसरी हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा सर 7 टू 8, अगर ये 7 मार्क का क्वेश्चन है तो 7 तो आपने मिनिमम लिखनी ही लिखनी है, सो दैट यू कैन स्कोर मार्क्स, राइट? अब हम फटाफट से हमारी देखते हैं वही सेक्शन 4। आपके दिमाग में आएगा, ओके सर प्रॉमिसरी नोट, सर प्रॉमिसरी नोट में सर ने कहा था कि प्रॉमिसरी नोट एक बेसिकली इंस्ट्रूमेंट है और साइंड बाय मेकर, वही वाले वर्ड्स आ गए। फिर नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट, आप इसे लिख सकते हैं नॉट बीइंग अ करेंसी, राइट? अगर आपको बैंक नोट याद नहीं आता तो दैट्स ओके। देन आप लिख सकते हैं इट इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू पे सर्टेन मनी और अनकंडीशनल अंडरटेकिंग ओनली टू द ऑर्डर, चाहे ऑर्डर को पेबल भी हो सकता है और बियरर को भी पेबल हो सकता है। तो आप देखो मैंने बेसिकली यहाँ पे दो चीज लिखी है, अंडर अंडर टेकिंग है, बेसिकली प्रॉमिस टू पे भी लिख सकते हैं आप, कोई भी चीज लिख सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, राइट?
और राइटिंग वाले को मैं हाइलाइट करूँगा, इसको हाइलाइट करूँगा, ऐसे करके मैं प्रॉमिस हाइलाइट करूँगा। अब मैं इसमें 1-2 लाइन अब एक्स्ट्रा जोड़ सकता हूँ कि एक्नॉलेजमेंट नहीं कहलाएगा ऐसे केस में, और आरबीआई के हिसाब से प्रॉमिसरी नोट बीरर के केस में अलाउड नहीं होता। मैं ये 2 लाइनें भी फटाफट से लिख दूँगा। प्रॉमिसरी नोट अब मेरा खत्म हो गया। ये यहाँ पे आगे की चीज़ें मेरे को लिखने की ज़रूरत अब नहीं है। एसेंशियल्स और प्रॉमिसरी नोट मेरे फटाफट से याद में आ जाएँगे। आपको याद भी आ रहे होंगे मेरे चार्ट से। पहले राइटिंग में होना चाहिए, राइटिंग मैंने चीज़ बोली थी। दूसरा एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, उसी डेफिनिशन में से ही मेरे एसेंशियल पॉइंट्स निकल आएँगे। फिर सर्टेन होना चाहिए बेसिकली, राइट? प्रॉमिस अनकंडीशनल होना चाहिए, वहीं से ही आ रही है। काइंड ऑफ द मेकर होने चाहिए, वो भी डेफिनिशन से ही आ रही है। तो आप देखो मेरे 4 बेसिकली उसी में से कैप्चर हो गए डेफिनिशन में से। राइटिंग, मेकर के साइन, प्रॉमिस टू पे और अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए। फिर 3 चीज़ें सर्टेन होनी चाहिए, पीटीएम पर्सन, मनी और टाइम। अगर टाइम मेंशन नहीं है तो पेबल ऑन डिमांड होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, राइट? मनी के होना चाहिए, बार्टर नॉट अलाउड। ये एक सेंटेंस आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको हेडिंग नहीं याद आएँगी वहाँ पे, तो दैट्स व्हाई हेडिंग के लिए मैंने पिक्चराइज़ेशन यूज़ करी है। जब आपको वो पिक्चर याद आती है, तो आपको हेडिंग्स ऑटोमैटिकली याद आती है। जब आप मेरी वीडियो को पॉज़ करके जब एक रेलेवेंट सेक्शन को माइंड में कलेक्ट करेंगे, तो आपको रिमेंबर आसान होगा, राइट? दिस आर द टेक्निक्स। 3 या 4 घंटे की है, एक चैप्टर के लिए अगर आप 3 या 4 घंटे दे रहे हो, जिसमें आपको 10 टू 14 मार्क्स का ये पेपर में क्वेश्चन आता है। आई थिंक सो यू कैन डू इट, राइट? फिर हमारा वही हो गया, प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, अमाउंट सर्टेनेबल होनी चाहिए, वो मैंने बता दिया। एंड लास्टली पेयी और मेकर डिफरेंट पर्सन होने चाहिए, स्टैम्प्ड होने चाहिए। ये सारे टेक्निक्स हम उधर भी लिख सकते हैं। सेम वे अगर हमारे पास अगर आया क्वेश्चन प्रॉमिसरी नोट का है, चाहे चेक का है, चाहे किसी का भी आए, हम कुछ चीज़ें कॉमन लिख सकते हैं। जैसे कि हम राइटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मेकर के साइन है, चेक के केस में ड्रॉवर के साइन हो जाएँगे। ड्रॉयर और के साइन हो जाएँगे। यही एक्सेप्टेंस होनी चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज में। हमारे जो भी एसेंशियल थिंग्स हैं, वो हम उसकी डेफिनिशन से ही मेरे जो चार्ट्स हैं, उसमें हम फटाफट से कर सकते हैं, राइट? तो ये हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखने का एक तरीका हो गया। पॉइंटर्स में लिखना है, मैंने वही चीज़ बताई थी। सारी चीज़ें पॉइंटर्स में लिखोगे तो आपको रेलेवेंट हो जाए, राइट? अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया है। ये बेसिकली है रिलेटेड टू आलोक बॉट सम गुड्स फ्रॉम मनीष ऑन क्रेडिट, issued a check due from bank and asked मनीष to encash the check within 2 days। उसने 2 दिन के अंदर मनीष को बोला कि भैया चेक आप कर लेना। On the issue on the day Alok issued the check, there was a sufficient balance to pay Manish dues. Manish presented the check after 1 month, which was returned due to insufficient fund। जैसे ही आप insufficient fund सोचते हो ना, आप सोचते हो सेक्शन 138 आ गया सर, मैं पूरे उसके बारे में लिख दूंगा। बेटा ध्यान रखना, पहले आप पूरा क्वेश्चन पढ़ना। यहाँ पे उन्होंने हल्की सी ट्रिक करी, यहाँ पे लिखा मनीष मेड अ डिमांड फॉर द पेमेंट बट आलोक फेल्ड। अब देखो, अब आपके दिमाग में आएगा हाँ यार डिमांड नोटिस वाली कंडीशन है, फिर उसने दोबारा रिमाइंड कराया, इस केस में दोबारा आलोक ने इग्नोर कर दिया, यही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, क्या आलोक का डिफेंस सही है? यहाँ पे आलोक बॉट करे हैं गुड्स, तो आलोक बेसिकली क्या हो गया, उसने क्या बना के दिया है, चेक बना के दिया है। तो यहाँ पे मेरी बात ध्यान रखना, कभी कभार सेम क्वेश्चन आपको बना के दे देगा, ट्रिक यूज कर लेगा, इसमें प्रोमिसरी नोट लिख देगा, आपके सेक्शन 138 उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। तो आपको ध्यान रखना है। मैंने दोबारा बताया, ट्रिक छोटी सी होती है आईसीआई की, ट्रिक बहुत बड़ी होती है, मतलब आप आंसर गलत लिख सकते हो। तो ये सिर्फ चेक के केस में एप्लीकेबल है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मतलब प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में एप्लीकेबल नहीं है, राइट? अब यहाँ पे देखोगे वेदर आलोक डिफेंस फॉर आर वैलिड अंडर द प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881। क्या आलोक का वो वैलिड है? आंसर आएगा आपका वैलिड नहीं है, क्योंकि एज पर सेक्शन 38 उसने कॉन्ट्रवेंशन करा है, और क्योंकि ये डेप्ट और एनी अदर लायबिलिटी की डेफिनेशन के अंदर आता है अंडर सेक्शन 138, और ये 5 जो एक्सेप्शन है उनके अंदर कवर नहीं होता, दैट्स व्हाई इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पर ये बोला गया है कि मनीष ने हम ये मान के चलेंगे कि ऑल 3 कंडीशंस ऑफ सेक्शन 138 कंप्लीट होनी चाहिए, राइट? तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट
covers the dishonor of insufficiency in account. 138 shall not apply unless a check has been presented to the bank within a period of 3 months. वही सारी conditions लिखी हुई हैं, right? तो यहाँ पे in the case Alok defense is not valid as Manish presented the check within 1 month within the validity month, right? उसे करना पड़ेगा. Whether Manish can file a suit against Alok for dishonor of check, and within how many days he can file a complaint after dishonor under the provision of. वही आपसे सेक्शन 138 की 3 कंडीशन पूछेगा. मेरी 3 कंडीशन आपको चार्ट से याद आ जाएंगी. पहला, 3 महीने की वैलिडिटी है, 3 महीने के अंदर आपको चेक प्रेजेंट करना. दूसरा, आपको जिस दिन बैंक ने बताया उस दिन से 30 दिन के अंदर आपको डिमांड नोटिस देना है. डिमांड नोटिस के 15 दिन के अंदर बेसिकली उस चेक की पेमेंट हो जानी चाहिए. अब जिस दिन वो 15 दिन एक्सपायर हो जाएँगे, उसके बाद आप बेसिकली अप्लाई कर सकते हो. तो यहाँ पर मैक्सिमम डेज़ है फ 45 डेज़, मिनिमम डेज़ कुछ भी हो सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे देयरफॉर उन्होंने यही बोला है कि अ कंप्लेनेंट कैन फाइल आफ्टर 45 डेज़, अगर वो फाइल करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. बट मैं मेरी बात ध्यान रखना, डिमांड नोटिस के बाद ही वो वाले दिन अप्लाई होते हैं, राइट? अगर डिमांड नोटिस कम दिन हुआ तो 45 दिन नहीं होंगे, ये मैक्सिमम टाइम है. अगर मान लो उसने अगले दिन ही बता दिया तो आपको 15 दिन का टाइम मिलता है उसे पेमेंट करने. तो यही आप अगर देखोगे मेरी ये आपकी शीट काम आ जाएगी बेसिकली प्रेजेंटेशन वाली, जो भी मेरी टेक्निक्स हैं, उसी के थ्रू आप ये लिख पाओगे पर्पस. आप देखो यहाँ पे डेप्थ वाली चीज़ को लिख दोगे और 5 बेसिकली उनके अंदर एक्सेप्शन के अंदर काउंट नहीं होती, आप ये चीज़ लिख दोगे. इसलिए रीज़न ऑफ डिसऑनर के केस में आपको ये सारी चीज़ लिख दोगे कि क्रिमिनल ऑफेंस है और दिस एंड दैट, राइट? आप इतना भी लिख सकते हो और फिर आप बेसिकली उसके अंदर इम्प्रिज़नमेंट, अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इम्प्रिज़नमेंट भी लिख सकते हो, तो दैट्स ओके. और फिर आप फटाफट से इसके अंदर क्या लिख दोगे, आप वो 3 टेक्निक्स याद करोगे, जो 3 कंडीशंस थी. वो 3 कंडीशन लिख के यहाँ पे जब आप लिख दोगे देन योर क्वेश्चन विल बी वैलिड. तो आप देखो यहाँ पे आपको सिर्फ मेमोरी में वो याद रखना. आपको वो 3 कंडीशन याद हुई, आप क्वेश्चन का आंसर फटाफट से खुद बना, राइट? तो ये सारी चीज़ें हमारी वही मैक्सिमम पीरियड है, उसी के रिलेटेड केस स्टडी है. तो दिस इज़ विदिन व्हाट आई हैव टोल्ड. अब सर यहाँ पे क्या प्रिज़म्पशन के बारे में डालें? नहीं यार. अब देखो क्योंकि आपका आंसर ऑलरेडी 2 पेज का हो जाएगा. अब उसके बाद भी आप प्रिज़म्पशन डालोगे, 140 डालोगे, तो इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है. बेटर है कि आप नॉर्मल कर दो. हाँ, अगर वो सिर्फ़ एक एक 7 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है, 2 पार्ट नहीं करता है इसके, तो मैं ज़रूर सिर्फ सेक्शन डिफाइन करने के लिए 139 और 140 को ज़रूर डिफाइन कर. अब हमारा फटाफट से ओके, सो नाउ अब हम देखते हैं हमारा सजेस्टेड आंसर फॉर सितंबर 2025. इट इज़ रिलेटेड टू ओनली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो भी हमारे क्वेश्चंस आईसीएआई ने पूछे. तो फटाफट से हम देख लेते हैं इस केस में. पहला क्वेश्चन पूछा गया कि के ड्रॉन अ चेक. अब आपको नंबर्स भी देखने पड़ेंगे, ध्यान रखना कि मार्क्स कितने मार्क्स का पूछा है. के ड्रॉ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल 60 days after sight to Mr. J. Mr. J hold the bill for 30 days and before presenting it to N, the drawee, for the acceptance, N accept the bill upon the presentation and decide as per the Instrument Act whether does the maturity पीरियड ऑफ द बिल कमेंस. यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपने बिल ऑफ एक्सचेंज 60 दिन के अंदर करना था. एंड मिस्टर जे होल्ड द बिल फॉर 30 डेज बिफोर प्रेजेंटिंग इट टू एन ड्रॉवी फॉर द एक्सेप्टेंस. ठीक है, और एन एक्सेप्ट द बिल ऑन प्रेजेंटेशन. यहाँ पे यही चीज बोला गया है कि भैया सेक्शन 61 आता है. 61 क्या कहता है कि अगर कोई बिल आफ्टर साइट है, मैच्योरिटी के अंदर है, तो वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 हमारे लिए बोला गया है कि मैच्योरिटी पीरियड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, राइट? द पीरियड ऑफ होल्डिंग द बिल बाय द पेई बिफोर प्रेजेंटिंग इट फॉर एक्सेप्टेंस डज नॉट अफेक्ट द कमेंसमेंट ऑफ द मैच्योरिटी. तो यहाँ पे ये बोला गया है, मान लो एक ड्रॉयर ने बिल बनाया से एग्जांपल 1 जैन को, उसने 30 दिन तक अपने पास रखा, मगर 30 दिन के बाद उसको ट्रांसफर करा. तो जिस दिन एक्सेप्टेंस होती है बिल ऑफ एक्सचेंज की, उस दिन से 60 दिन माने जाते हैं. तो जब भी ये प्रेजेंटमेंट का केस आएगा, प्रेजेंटेशन का तब से दिन काउंट होंगे जब से एक्सेप्टेंस हो जाएगी. तो यहाँ पे आपको यही आंसर लिखना है कि जिस दिन एक्सेप्टेंस, यहाँ पे ये बोला गया है कि 30 दिन तो उसने अपने पास रखा और उसने कहा कि 60 दिन आफ्टर साइट.
आफ्टर साइट मतलब जब वो देख ले, ड्रॉई देख ले और ड्रॉई देखकर साइन कर दे, उसके बाद 60 दिन लगे, राइट? ऐसे केस में सेक्शन 61 आ जाएगा, मैंने आपको सेक्शन 61 बता ही रखा है। सेक्शन 61 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी एक्सेप्टेंस करनी है तो एक्सेप्टेंस के बाद के पीरियड काउंट होंगे और अगर वो एक्सेप्टेंस हो जाता है तो ठीक है, अगर एक्सेप्टेंस नहीं होता तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या माना जाएगा? बेसिकली वो अ अ, डिसऑनर माना जाएगा। हाँ, अगर मान लो वो मिलता नहीं है सर, ऐसे केस में आपके ये भी क्वेश्चन्स आते हैं कि सर अगर ड्राई नहीं मिलता तो भी हम उस बिल को डिसऑनर मानते हैं, राइट? बट अगर आपने प्रेज़ेंट के लिए नहीं दिया तो कोई भी लायबल नहीं है क्योंकि वो नेगोशिएबल है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। फिर आता है प्रॉमिसरी नोट इज़ मेड पेएबल एट अ स्पेसिफिक डेट ऑन अ फिक्स्ड डेट। द होल्डर मिस्टर मोहन प्रेज़ेंट नोट फॉर पेमेंट 2 days after the due date because of unforeseen situation। कोई अनफॉर्सीन सिचुएशन हो गई, अनफॉर्सीन सिचुएशन आते ही आपको सेक्शन 75 ए याद आ जाना चाहिए। 75 ए सर आपने क्या बताया था? हाँ, मैंने कहा था अगर कोई अनफॉर्च्यून सिचुएशन हो जाए, कोई मर जाए, कोई अर्थक्वेक आ जाए, आप जहाँ पे प्रेज़ेंट करने जा रहे थे चेक वहाँ पे कोई फ्लड आने वाला है। मान लो आपने चाइना में जापान में प्रेज़ेंट करना है, वहाँ पे भूकंप आ गया, वहाँ सुनामी आ रही है, तो आप प्रेज़ेंट करने जाओगे? नहीं जाओगे। ऐसी अनफॉर्च्यून सर्कमस्टेंसेस में यही बोला गया है कि आंसर हमारा यही है कि अगर कोई अनफॉर्सीन कंडीशन है, तो एज़ पर सेक्शन 75 ए वो उस केस में अफ़ेक्ट नहीं करेगी प्रेज़ेंटेशन को, ठीक है? अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस अ डिले इन प्रेज़ेंटेशन बी एक्सक्यूज़ अकॉर्डिंग टू एक्ट। तो अकॉर्डिंग टू एक्ट उन्होंने यही बोला है कि अगर कोई सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द बेसिकली दी होल्डर के बियॉन्ड चली जाती है, होल्डर के कंट्रोल के बियॉन्ड चली जाती हैं, वो कंडीशन बट स्पेसिफिक उन्होंने आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि मिसकंडक्ट, नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए। अगर होल्डर का मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस है, तो वो सर्कमस्टेंसेस नहीं होंगी, बट अगर उसका होल्डर का नेग्लिजेंस नहीं है, आपको वो कंडीशन नहीं करनी पड़ेगी, राइट? तो ये थोड़ी-सी ट्रिकी क्वेश्चन्स आपके आ जाते हैं, इसीलिए मैं हर सेक्शन को आपको बताता हूँ। सोचो किसी ने सोचा था 75 ए से वो क्वेश्चन पूछ लेगा, तो डिपेंड अपॉन द सिचुएशन आपका आईसीआई कोई भी क्वेश्चन पूछ आप यहाँ पे मेरा देखोगे, आप बेसिकली अब आपको याद आएगा सर आपके 2 थे, 64 भी था। देखो पेमेंट के रिलेटेड उसने नहीं पूछा तो आप पहला वाला पार्ट को इग्नोर कर सकते हो। 64 वाले पार्ट को आप इग्नोर कर सकते हो। बट यहाँ पे 61 वाले पार्ट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि एक्सेप्टेंस अगर होती है, एक्सेप्टेंस जब भी होगी तो सेक्शन 61 होगा। जिस दिन से एक्सेप्ट होगा उस दिन से 60 दिन माने जाएँगे, ना कि जिस देखो मैंने इसलिए एक्सेप्टेंस के साथ डेट डाली है। जो ड्रॉयर साइन करके रखता है उससे नहीं होता। अगर ड्रॉई नहीं मिलेगा तो वो डिसऑनर ऑफ एक्सेप्टेंस माना तो ये चीज़ हमने लिख दी और फिर मैंने वही चीज़ बता दिया 75 ए डेथ का केस है, डिले हो सकता है, कोई मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए, ये वर्ड ज़रूर है। कंट्रोल सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ होल्डर है, नॉट बिकॉज़ ऑफ डिफ़ॉल्ट मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस। अगर आप इसको अब याद करना चाहते हैं, तो अ, डीएमएन करके याद कर सकते हैं। डीएमएन मतलब डिफ़ॉल्ट मिसकंडक्ट एंड नेग्लिजेंस। आप ये भी याद कर सकते हैं, राइट? तो डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कैसे आ सकता है? तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। फिर हमारा एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज़ फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय मेयर डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट। क्लासिफाई द डिफरेंट नेगोशिएबल अकॉर्डिंग टू द मैनर एज़ पर द प्रोविजंस। तो हमारे अब देखो अलग-अलग क्लासिफिकेशन पूछी तो पहले हमारी कैटेगरी होती है ऑर्डर और बियरर। तो पहले आप बता दोगे ऑर्डर और बियरर के बारे में, राइट? दूसरी कैटेगरी होती है हमारी इनलैंड और फॉरेन। इनलैंड और फॉरेन के बारे में आप बता दोगे। फिर इनकोएट और एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप फटाफट से बता दोगे, राइट? हाउ इट कैन बी डन। तो बियरर इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? वो इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर ब्लैंक लिखा हो तो आप मेरी वो वाली शीट याद करोगे कि सर अच्छा ये जो ब्लैंक वाले होते हैं सर 3 बताया था आपने लास्ट एंडोर्समेंट अगर ब्लैंक होगी और अगर बियरर का नाम बियरर लिखा होगा या ब्लैंक होगा तो वो बियरर हो गया और अगर ये 3 सिचुएशन होंगी ऑर्डर हो गया, राइट? इंग्लैंड के केस में सर आपने ये बताया था कि वो कंडीशंस बताई थी, वो कंडीशंस अगर हो जाएँगी तो पहली सर क्या थी? मोदी जी आपको याद आ जाएँगे मेड इन इंडिया। तो मेड इन इंडिया होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है पेबल अ, इन पेबल इन
इंडिया होना चाहिए, और अगर पेबल इन इंडिया नहीं है तो आरओआई जो ड्रॉई है उसका, वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन, अगर सेकेंडरी कंडीशन वो हो गई तो हमारा हो जाएगा। और फॉरेन के हमने नेगेटिव डेफिनेशन दी। इनमें हमें सेक्शंस भी याद है, सेक्शंस भी याद है सर हमारे, राइट? तो अगर आपको सेक्शंस याद है तो आप सेक्शन कोट कर सकते हो 11 और 12। ऐसे ही इनकोएट में सेक्शन 20, और एमबीगीएस में सेक्शन 17। इनकोएट इनकम्प्लीट वो आप फटाफट से डेफिनेशन लिख सकते हो, राइट? कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट होता है तो उसकी मैक्सिमम चीजें लिखी हुई होती है, और होल्डर को हम राइट दे देते हैं कि भैया आप ये इंस्ट्रूमेंट बना लो या आप जो कर लो, राइट? तो वो इनकोएट इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं। और हम लॉ ऑफ ईस्टॉपल के ऊपर ये चलता है। देखो आपको सारी चीजें एकदम से याद आने लग जाएंगी कि लॉ ऑफ ईस्टॉपल के ऊपर ये रहता है। लॉ ऑफ ईस्टॉपल के ऊपर आपने करना होता है, राइट? फिर आपके एम्बिगुअस में आपको याद आ जाएगा सर नॉट क्लियर। नॉट क्लियर ऐसे जो जिसके अंदर दोनों वो होती हैं, प्रॉमिसरी नोट भी या बिल ऑफ एक्सचेंज या एक से ज़्यादा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो होल्डर के ऑप्शन पे जो होल्डर उसे ट्रीट करना चाहेगा वो ट्रीट कर सकता है। एक बार अगर उसने कोई ट्रीट कर लिया तो उसे दोबारा वो रिवर्स नहीं कर सकता। तो ये हमारी चेक वो हो गई, राइट? तो ये हमारे बेसिकली हो गए। हमारी एक और अगर हम देखो 7 नंबर का क्वेश्चन है, इतने में मुझे लगता है आपका 2 पेज भर जाएगा। बट अगर आपका फिर भी कुछ चीज़ बचती है तो आप और कैटेगरी भी लिख सकते हो, जैसे टाइम और डिमांड। वो वाला भी आप फटाफट से एक लाइन में लिख सकते हो जो यहाँ मेंशन नहीं है। मेरे केस में मैंने आपको यही बता रखा था, टाइम और डिमांड। देखो मैं वही बोलता हूँ, डिपेंड अपॉन यहाँ आपको ट्रिक अपनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको 8 लिखने हैं तो आपको इसी हिसाब से 1-1 2-2 लाइन ही लिखनी होगी। आपको पूरा ये बैठ के नहीं लिखना। सर ये पूरा कब लिखना होगा? तब लिखना होगा जब टाइम और डिमांड के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा, तब आप एग्जांपल्स भी कोट करो। तो जब मैं पढ़ाता हूँ तब मैं ये नहीं सोचता हूँ कि इसके ऊपर कितने नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, राइट? आई कैन नॉट डिसाइड इट, आईसीआई विल डिसाइड। तो मैं आपको पूरे 7 नंबर के लिए पढ़ाता हूँ, बट आपको कहाँ रेलेवेंट लिखना है, कहाँ क्या करना है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आपको एक अपना क्विक माइंड यूज करना पड़ेगा एग्जामिनेशन के अंदर, और क्विकली उसे करना। तो यहीं पे ही हमारा फटाफट से बेस्ड ऑन दी पेई ऑर्डर एंड बियरर का आंसर लिखेंगे हम कि भैया अगर किसी बच्चे को पढ़ना है तो वो वीडियो स्टॉप करके फटाफट से ये चीज़ें पढ़ सकता है, राइट? फिर हमने पेई के बेस पे लिखा था कि ऑर्डर है, ऑर्डर में भी हमने फटाफट से यही आंसर लिखना है, क्योंकि हमारे पास 2 लाइन्स लिखने का ही आंसर होगा। फिर इनक्वेट बेस्ड ऑन द वैलिडिटी मैंने बताया था, तो यहाँ पे अगर आपको जैसे यहाँ पे लिखना है बेस्ड ऑन द टाइम या बेस्ड ऑन द पेमेंट करना हो या बेस्ड ऑन पेई करना हो, आप यहाँ पे वैलिडिटी के बेस पे करना हो, तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। इनक्वेट हमने पहले ही कैप्चर कर लिया और एमबीगीएस हमने कैप्चर, राइट? हम इस केस में डीडी का एग्जांपल भी दे सकते हैं कि डीडी एक होता है, राइट? और लास्ट आता है लोकेशन के बेस पे, वो इनलैंड। आप वही मेरी वाली, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कहीं भी ये कंडीशन मत लिखना कि कंपलसरी कंडीशंस। मैंने आपको बता रखा है कि मेड इन इंडिया कंपलसरी है, बट आप एग्जामिनेशन में कोट मत करना, राइट? तो ये हमारी फटाफट से हो गया, राइट? तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, इफ इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, ऑटोमेटिकली वो फॉरेन बन जाता है। तो देखो सेक्शंस भी आपको फटाफट से याद हो गए, राइट? तो यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है क्विकली। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिकली सजेस्टेड आंसर फॉर मई 2025 फॉर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हम क्विकली इसे 5 टू 10 मिनट्स की हम शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, और उसके अंदर हम क्वेश्चन कंसिडर कर लेते हैं जो हमारे एग्जामिनेशंस के लिए होते हैं। यहाँ पे ये बोला गया, there was a delivery of an instrument is essential whether instrument is payable to bearer or effecting a negotiation. Discuss with the statement with the reference of the provision of the Negotiable Instrument Act 1881। तो यहाँ पे ये बोला गया है, अगर क्या दोनों ही केस में डिलीवरी की इम्पोर्टेंस है? हाँ जी, हमारा सेक्शन जैसी डिलीवरी ऑफ इम्पोर्टेंस 46 सेक्शन याद आ जाता है। 46 कहता है भैया चाहे डिलीवरी आप बियरर कर रहे हो, चाहे आप ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कर रहे हो, दोनों ही केस में डिलीवरी इम्पोर्टेंट है। डिलीवरी एक्चुअल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। तो वो सारे पॉइंट्स हम इसके अंदर डाल देंगे, राइट? तो वो सारे डिलीवरी के हमने ऑलरेडी कैप्चर कर रखे हैं, तो आप मेरी नॉर्मल वीडियोज़ में जाके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, और आपको आंसर वहाँ से मिल जाएगा। ये आंसर हो गया। फिर डिफरेंस बिटवीन द प्रॉमिसरी एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। तो पहले तो आप दोनों की डेफिनिशन लिखो, फिर ये लिखो कि ये बेसिस क्या है कि भैया ये ऑर्डर टू पे है, ये प्रॉमिस टू पे है। प्रॉमिसरी नोट प्रॉमिस टू पे होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर होता है। इसमें 3 पार्टी होती हैं।
2 पार्टीज़ होती हैं, राइट? फिर इसमें आप ये लिखोगे कि बेसिकली एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में, प्रॉमिसरी नोट के केस में एक्सेप्टेंस की ज़रूरत। फिर आप ये लिख सकते हो कि यहाँ पे मेकर लायबल होता है बेसिकली उसके लिए, और वहाँ पे ड्रॉई लायबल होता है पेमेंट करने के लिए। तो ये 4-5 वो लिख सकते हो, और आप आखिरी आप डिमांड पे लिख सकते हो कि बियरर इंस्ट्रूमेंट प्रॉमिसरी केस के केस में अलाउड ही नहीं है, चाहे टाइम बेस्ड हो, चाहे डिमांड बेस्ड हो। बट बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में हमारा बियरर इंस्ट्रूमेंट अलाउड है अगर वो टाइम बेस्ड बियरर इंस्ट्रूमेंट, टाइम वाला अलाउड है, बट डिमांड वाला अलाउड नहीं है। तो ये सारे आप देख रहे हो, ये डिफरेंसेस यहाँ पे हैं, और ये मेरी एक चार्ट शीट जो मैंने आपको बताई थी, उसके थ्रू भी आप लिख सकते हो। 5 डिफरेंसेस याद कर लिया करो, 5 या 7, 7 नंबर से ज़्यादा कोई एग्ज़ाम में आता नहीं है, तो दैट्स इनफ। आपको वो पॉइंट्स याद आ जाएँगे, आप लिख। एक ये क्वेश्चन हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा ये आता है, भैया राम ने रोहन से एक गाड़ी परचेज करी 5 लाख रुपए की 10th ऑफ नवंबर को। उसने 4 लाख दे दिए, 1 लाख रुपए रोक लिए। 1 लाख रुपए उसने दिसंबर 2023 तक नहीं दिए। 5 जनवरी को राम की शादी थी, तो राम ने रोहन की शादी थी, तो रोहन ने राम को इनविटेशन दिया कि भैया मेरी शादी में आ जाना। और उसने रोहन ने क्या सॉरी सॉरी राम ने उसकी रोहन की शादी के लिए 51,000 का चेक दे दिया एज़ अ गिफ्ट। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है, क्या रोहन का जब चेक होता है वो बाउंस हो जाता है इनसफिशिएंट फंड की वजह से, तो क्या राम उसे वुड बी जो राम ने चेक दिया था, राम लायबल होगा या नहीं होगा? और क्या रोहन उसके ऊपर केस लगा सकता है? तो यहाँ पे यही आएगा। मैंने आपको 5 केस बता रखे थे, गिफ्ट, और वही वाला जो हमारा स्टेटमेंट हमें याद है, गो डाउन सिक्योरिटी मॉरली इल्लीगल होती है। आप वही वाली चीज़ याद रखोगे, आपको उस 5 में से एक्सेप्शन में एक गिफ्ट भी था। तो गिफ्ट, शादी पे अगर आप गिफ्ट देते हो किसी को, तो वो सेक्शन 138 अट्रैक्ट नहीं होता है। इस केस में आप पूरे कंडीशन मेंशन करोगे कि भैया ये 5 कंडीशंस होती हैं जिसके केस में अलाउड नहीं होता, राइट? और आप फिर पेनल्टी लिखना चाहते हो क्योंकि 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप पेनल्टी भी लिख सकते हो कि अगर ये 5 चीज़ें होंगी, केवल डेब्ट और लायबिलिटी के केस में ही 138 अप्लाई होता है, बाकी उन वाले केसेस में ही अप्लाई नहीं होता, राइट? तो ये एक्सेप्शनल केस है, इसलिए अप्लाई नहीं होगा। फिर आप ये प्रोविज़न लिखोगे, प्रोविज़न के बाद फैक्ट ऑफ द केस लिख दोगे, यहाँ पे सेम ही सिचुएशन है। देयरफॉर अब आंसर आप 1 और 2 के अंदर दोगे। 1 के अंदर आंसर ये दोगे कि भैया राम लायबल नहीं है क्योंकि ये 138 की परव्यू से बाहर है, और रोहन ने जो करा वो भी वैलिड नहीं है। रोहन वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि अ, ये अंडर सेक्शन 138 ऑफेंस के अंदर नहीं आता है, राइट? 138 अट्रैक्ट नहीं। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप वीडियो पॉज़ करके एक बार रेलेवेंस ले सकते हैं। आप पढ़ना चाहते हैं तो इसे पढ़ सकते हैं। मेयर, ये आप कंडीशन दे सकते हैं कि भैया कहाँ-कहाँ पे आपका लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी, राइट? तो ये सारी चीज़ें हमने आपको वहाँ पे बता दी है, और देखो पेनल्टी भी उन्होंने लिखी हुई है। देखो मैंने आपको ये बताया था, पेनल्टी आपको वैसे ही याद रहेगी कि भैया कितनी अमाउंट की पेनल्टी लगेगी, राइट? वो सारी चीज़ें हमने लिख रखी है ऑफेंस के अंदर, और मे एक्सटेंड अप टू 2 इयर्स वो हमें पता है, राइट? तो ये सारी चीज़ें हमारा हो गया, क्विकली हमारा ये खत्म हो जाता है इसके साथ। थैंक यू। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये फाउंडेशन कोर्स का जनवरी 2025 का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 4 और 3 मार्क का। यहाँ पे पूछा गया है कि अंजलि परचेज वेरियस कॉस्मेटिक्स 15,000 के ड्यूरिंग लास्ट वीक फ्रॉम सुशील, अ शॉपकीपर ऑन क्रेडिट फॉर 1 मंथ। आफ्टर फोरनाइट ही मेक्स आउट अ ब्लैंक प्रॉमिसरी नोट बनाती है, साइन करती है और इसे सुशील को डिलीवर कर देती है। डिलीवर कर देती है इसका मतलब वो हो गया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो। हू फर्दर एंडोर्स इट टू मनीष। अंजलि ने सुशील को, ये डायग्राम बना लेना, अंजलि ने सुशील को करा, सुशील ने वो, और होल्डर इन ड्यू कोर्स ज़रूर लिखना है यहाँ पे ताकि आपको केस स्टडी समझ में आती रहे, राइट? सुशील को करा। मनीष हू इज़ होल्डर इन ड्यू कोर्स, मनीष ने होल्डर इन ड्यू कोर्स हैं। फिल्ड up the due amount 17,000 from Sushil, and on the maturity presented it to Anjali for payment, but she refused to pay. That amount filled up is more than the agreed amount of 15,000। यहाँ पे इसमें आपसे पूछा गया है सेक्शन, इट इज टू बी नोटेड दैट द अमाउंट ऑफ 17,000 इज कवर्ड बाय द स्टैम्प फिक्स्ड ऑन इट। हमने ये केस स्टडी पढ़ रखी है, राइट?
हमारी केस स्टडी यहाँ पे थी कि भैया स्टैम्प अमाउंट से ऊपर की अगर अमाउंट होगी तो वहाँ पे आपका अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स को है तो वो स्टैम्प्ड अमाउंट के बराबर करेगा, और अगर होल्डर के पास है तो वो लिमिटेड टू एग्रीड अमाउंट होगा। तो यहाँ पे हमारा वही आंसर होगा सेक्शन इसके अंदर कि भैया अ, अगर एक बेसिकली इनकोएट इंस्ट्रूमेंट होता है तो इनकोएट इंस्ट्रूमेंट के केस में हमारा सेक्शन 20 आ जाता है, और 20 के अंदर हमने बता रखा है कि भैया होल्डर को हम राइट दे देते हैं, राइट देने के बाद लॉ ऑफ ईस्टॉपेल लग जाता है। एक बार आपने अगर होल्डर को राइट दे दिया कि आप भर लो तो होल्डर की ड्यू मतलब वो भर सकता है, बाद में आप उसे इनकार नहीं कर सकते हो। बट होल्डर रिस्ट्रिक्ट करेगा, स्टैम्प वैल्यू से ऊपर नहीं बढ़ेगा। अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स रिसीव करता है तो उसे 17,000 की अमाउंट मिलेगी, अगर होल्डर होगा तो वो एग्रीड अमाउंट के ऊपर ही से मिलेगा। तो ये पहला केस हमारे निपट गया। फिर दूसरा केस आता है कि प्रिया अ स्मॉल बिजनेस ओनर रिसीव्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज और हर कस्टमर संजय व्हिच इज ड्यू फॉर पेमेंट ऑन 15th of October. On October 12th, Priya sends the bill of exchange for payment at Sanjay's office during regular business hour, but Sanjay is not present. Priya leaves the bill with Sanjay's assistant requesting to be presented to Sanjay for the payment when he returned. However, Sanjay's assistant forgot to give the bill and Sanjay does not make the payment on due date and the bill got dishonored. Now, based on the provisions of the negotiable examine whether प्रिया ने प्रेजेंटेशन के लिए बेसिकली वहां गई थी जो स्पेसिफिक एरिया में बोला था, तो हमारे यहाँ पे यही चीज है। सेक्शन 64 ये बोलता है हमारे को कि प्रोमिसरी नोट और वो एक्सेप्टर के केस में बेसिकली होल्डर को प्रेजेंट करना है। In default, such presentment other party are not liable thereon such as holder. So, presentment for payment must be made to the person primarily liable for the instrument or in absence at a at the proper place during the business hours. In this case, Priya presented the bill at Sanjay's office during the regular business hour, but Sanjay was not present. She left the bill with his assistant. While leaving the bill, the assistant with the assistant might be considered as a practical step. It does not fulfill the strict legal requirement for presenting the bill directly to the drawee or his authorized representative for payment. Therefore, presentation of bill by Priya to Sanjay's assistant is not valid under the law. तो देखो, अगर यहाँ पे हम उसे एजेंट मान सकते हैं, अगर हम यहाँ पे असिस्टेंट है, असिस्टेंट एजेंट नहीं होते, राइट? तो असिस्टेंट्स एजेंट नहीं होते, बट अगर ऑथराइज कर देता अगर असिस्टेंट को तो माना जाता। यहाँ पे ऑथराइज नहीं कर रखा था संजय ने, तो आपको संजय को ही प्रेजेंट करना था, आपको उसी को फॉर द पेमेंट हमारा सेक्शन 64 अप्लाई होता है, राइट? तो यहाँ पे केस में आपको ये मानना जाएगा कि संजय को जो ये बिल प्रेजेंट हुआ है वो वैलिड नहीं माना जाएगा क्योंकि संजय को नहीं करा। आप ऑल्टरनेटिव आंसर ये भी लिख सकते थे इसके अंदर कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये ऑथराइज्ड पर्सन है, राइट? और अगर ये संजय का असिस्टेंट ऑथराइज्ड पर्सन है, उसका एजेंट है, तो ऐसे केस में हम उसे प्रेजेंट कर सकते थे। तो ये हल्का-सा ट्रिक होता है, आपको समझना होता है, वो केसेस आ जाते हैं, राइट? वही इनकोएट इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, और मैंने ये एग्जांपल ऐश्वर्या राय वाला एग्जांपल भी रखा था कि भैया अगर इनकोएट इंस्ट्रूमेंट है, अगर होल्डर्स हैं, होल्डर के पास 50 लाख तक होगा और होल्डर इन ड्यू कोर्स का स्टैम्प वैल्यू के बराबर तक होगा 80,000। तो हमारा वो वाला केस कैप्चर हो गया, राइट? और एम्बिगुअस वाले में मेरी देखो बेसिकली चार्ट शीट से आपको सारा का सारा लॉ समझ में आ जाएगा, राइट? तो हमने ये भी कैप्चर कर लिया था इनकोएट इंस्ट्रूमेंट के अंदर, राइट? ये सारी चीजें। और अ, इसके अलावा हमारा बेसिकली जो हमारा सेकंड प्रोविज़न अगर आप देखोगे इसके अंदर, जो अ, हमने फटाफट से इसके अंदर रीड आउट करा था क्विकली, वो सेकंड वाला भी हमारा इसी के अंदर से आंसर निकल जाता है। 64 हमारा ऑलरेडी मेंशन्ड है। आप मेरी रेगुलर वीडियोज़ जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पे आपको सेक्शन 64 मिल जाएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, राइट? तो अब आते हैं हमारा इनकोएट इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ लिया है, राइट? अब हमारा सेकंड क्वेश्चन इसी सजेस्टेड आंसर में है। व्हाट आर द रूल्स गवर्निंग कंपनसेशन पेबल इन द इवेंट ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक अंडर द प्रोविजंस? रूल गवर्निंग कंपनसेशन पेबल सेक्शन 117 आना चाहिए आपके दिमाग में। 117 आया,
जी सर, याद आ गया कि भैया अगर किसी ने भी कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को क्यों यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखा है, चेक नहीं लिखा। अगर डिसऑनर ऑफ चेक होता तो आप सेक्शन 138 की भी रेफरेंस देते। बट यहाँ पे कंपनसेशन पेबल ऑन डिसऑनर ऑफ चेक है, राइट? तो यहाँ पे हमारा बेसिकली आ जाएगा इवेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में, राइट? तो यहाँ पे ये बोला गया है कि एज पर सेक्शन 117 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो भी हमारा कंपनसेशन होगा वो 4 चीज़ें होंगी। 4 चीज़ें क्या-क्या होंगी सर? पहला अमाउंट, जो होल्डर का अमाउंट है वो देना पड़ेगा। एनपीपी, एनपीपी क्या होता है? नोटरी प्रेजेंटिंग और प्रोटेस्टिंग के जो भी आपके चार्जेज़ होंगे, जो लीगल एडवाइज़र, एडवोकेट को आप दोगे वो। फिर तीसरा सर आपने क्या बताया था? फॉरेन एक्सचेंज, अगर कोई करेंसी डिफरेंस है तो फॉरेन एक्सचेंज। और चौथा डिफरेंस क्या होगा? बेसिकली इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। तो ये 4 आप पॉइंट्स लिख दोगे तो आपका सेक्शन 117 कवर हो जाएगा, राइट? तो ये सर आपने कहाँ बता रखा है? ये देखो मैंने आपको ये चार्ट बताया था, ये चार्ट के अंदर मैंने आपको ये चारों चीज़ें लिखवा दी थी। तो आप इसके थ्रू ये आंसर 7 नंबर का क्विकली कर सकते हैं, राइट? तो ये हमारा यहाँ पे फटाफट से खत्म हो जाता है। ओके, तो हम फटाफट से सितंबर 2024 का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सजेस्टेड आंसर्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 1881 वेयर अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी कमिटेड एंड डिफेंस ऑफेंस फॉर डिसऑनर ऑफ चेक। तो डिसऑनर ऑफ चेक आप वहीं पे ही वही 2 कंडीशन लिख सकते हैं कि डेट लायबिलिटी है, एक डेट लायबिलिटी अगर आपने पे करनी है, राइट? तो अगर वो डेट लायबिलिटी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अगर हुई हुई है तो आपको क्या नाम था, ऑफेंस माना जाएगा और आपने अगर डिसऑनर हुआ उस चेक का, चाहे कैसे भी रीज़न से हो, चाहे इनसफिशिएंट फंड हो, चाहे कोई आपने मैंडेट करके जान के उसे इंस्ट्रूमेंट को स्टॉप पेमेंट करा दी है, तो ऐसे केस में आपको ऑफेंस लगेगा। 5 एक्सेप्शंस है, वो 5 एक्सेप्शंस आप लिख सकते हो और क्विकली, और उसके बाद आप ऑफेंस का रीज़न लिख सकते हो कि अगर ऑफेंस हो जाता है, तो ऐसे केस में आपको 2 अप टू एक्सटेंडेड अप टू इम्प्रिज़मेंट 2 ईयर्स तक की, और आपको बेसिकली सेक्शन के अंदर ये लिखना पड़ेगा कि आपको डबल अमाउंट ऑफ चेक पेनल्टी लग सकती है या दोनों लग सकती है। तो वो सारी हम पेनल्टीज़ के अंदर मेंशन कर प्लस आपको इसके अंदर वो 3 कंडीशन लिखनी होगी जहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा, तो वो हमने ऑलरेडी कैप्चर कर रखा है। आप मेरे प्लीज़ रेगुलर वीडियोज़ जाके देख लीजिए, तो वहाँ पे आपको ये सेक्शन अगर आपको नहीं आता तो आप वहाँ जाके ये कंप्लीट कर सकते हैं, राइट? तो ये हमारा हो गया। आई थिंक सो ये ही इतना बड़ा हमें 4 नंबर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने पॉइंटर्स बताए हैं, अगर आप वो पॉइंटर्स लिख देंगे, तो आपको रेलेवेंट नंबर्स मिल जाएँगे। फिर आपका आता है ऑल चेक्स आर बिल बट ऑल बिल्स आर नॉट चेक्ड, एक्सप्लेन द रीजन। यहाँ पे हम यही चीज का आंसर लिखेंगे कि भैया हाँ, सारे बिल ऑफ एक्सचेंज जो है चेक नहीं होते और सारे चेक बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, राइट? और फिर इनके डिफरेंसेस पढ़ लेंगे। डिफरेंसेस हमारे क्या आते हैं? पहले तो इनकी डेफिनेशन दे देंगे, दूसरा चेक्स हमेशा पेबल ऑन डिमांड होते हैं, बीओई दोनों टाइप के होते हैं, और डिमांड पे भी वाले होते हैं और टाइम बेस्ड भी होते हैं। और हाँ, यहाँ पे ड्रॉयर स्पेसिफाइड बैंक ही होता है चेक के केस में, यहाँ पे कोई भी हो सकता है ड्रॉई। तो ये सारे डिफरेंसेस आप मेरी वहीं पे ही रेलेवेंट मेन क्लास में जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पे ये मिल जाएगा। तो यही चीज़ हमारा इसके अंदर कैप्चर्ड है। ये हमने डिफरेंसेस देख लिया और जो भी चेक के बीच में चेक की डेफिनिशन हमने देख ली यहाँ पे, राइट? जो हमने पढ़ रखा था कि चेक एक स्पेसिफिक टाइप का बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है, राइट? ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि अनएम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? अगर आप यहाँ पे देखेंगे अनएम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट, ये आपसे पूछा था अनएम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? तो अनएम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट वही सेक्शन 17, अगर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक लेता है, चाहे वो प्रॉमिसरी नोट हो, चाहे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो, तो वो ऐसे केस में हमारा एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट कहलाता है और वो हमारा कैप्चर हो रखा है, राइट? तो ये हमने ऑलरेडी कैप्चर कर रखा है। ओके, अब इसके बाद एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि विद द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये 2 केस स्टडीज आपके में आई हैं, 4 नंबर की और 3 नंबर की। यहाँ पे बोला गया है कि अमन है हू ड्रू द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बम्बन हू एक्सेप्टेड इट। तो एक्सेप्टी ड्रॉई हो गया, ये ड्रॉयर हो गया। पेबल टू मगन एंड ऑर्डर, मगन पेई हो गया। मगन एंडोर्स, मगन ने गगन को कर दिया, तो पेई ने आगे एंडोर्स कर दिया, राइट? गगन एंडोर्स द बिल टू आकाश, उसने आकाश को कर दिया। To be delivered to him on the next day. However, on the death of Gagan, on the death of Gagan on the same day. However, on the death of the Gagan same day, his only son Ankit delivered
तो ये वही वाला केस आ गया, मैंने आपको अमिताभ बच्चन वाला केस बताया था, जिसमें अमिताभ बच्चन की डेथ के बाद उसका लीगल हायर बेसिकली अभिषेक बच्चन को ट्रांसफर करना चाहता था। तो हमारा सेक्शन रिस्ट्रिक्ट करता है, सेक्शन 57 की एक्सेप्शन के अंदर ये आता है कि भैया अगर सेक्शन 57 के अंदर अगर कोई लीगल हायर बाद में वो ट्रांसफर करना चाहता है, तो वो डिलीवरी डेथ के केस में नहीं कर सकता। यहाँ पे रेलिवेंस ऑफ सेक्शन 46 भी आप लिखोगे, उसकी रेफरेंस दोगे कि सेक्शन 46 के हिसाब से डिलीवरी करना ज़रूरी है, और आकाश डिलीवरी नहीं कर सकता क्योंकि वो लीगल है। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी इसके अंदर, राइट? तो यहाँ पे आकाश कैन नॉट एनफोर्स, वही वाली चीज़ लिखी हुई है, आकाश इस बिल को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, राइट? तो ये केस स्टडी हो गई 4 नंबर की हमारी क्विकली। और अब आता है अगला केस स्टडी, जहाँ पे बोला गया है रिलायबल लिमिटेड एन इंडियन कंपनी इज द ग्लोबल लीडर इन दी ये प्रोडक्ट्स, ओके, फॉर द पेमेंट फॉर द सेल ऑफ मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम द एलेक्स लिमिटेड, ए यूएस बेस्ड कंपनी। इसने बेसिकली एक इंडियन कंपनी है, उसने यूएस कंपनी से क्या ले लिया, एक मशीनरी परचेज कर ली। मशीनरी के बदले उसने बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर दिया ऑन मनीष, मनीष के नाम पे बिल, an Indian company drew a bill of exchange on Manish, a resident of Mumbai, India, who accepted the bill at Mumbai, payable to exporter at Los Angeles. Decide, मैंने वहां पे आपको कंडीशंस बता रखी है, दो कंडीशंस होती हैं, एक ड्रॉन इन इंडिया होना चाहिए, और दो में से एक कंडीशन पूरी करनी चाहिए, या तो पेबल इन इंडिया होना चाहिए, या फिर जो उसका क्या नाम था ड्रॉई है वो इंडिया से बिलोंग करना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, रेसिडेंट ऑफ मुंबई है, राइट? तो ऐसे केस में ये इनलैंड बिल माना जाएगा, राइट? तो यहाँ पे यही है 10, इट इज एन इनलैंड बिल, वही वाली मेरी कंडीशंस याद रखना, क्योंकि ये ड्रॉन इन इंडिया माना जाएगा, राइट? ड्रॉन, सिंस इट वाज ड्रॉन बाय ये एन इंडियन कंपनी है, ड्रॉन इन इंडिया माना जाएगा। एक्सेप्टेंस जो है मनीष ने करी है, जो एक्सेप्टी है, जो बेसिकली ड्रॉई है, वो इंडिया से बिलोंग करना चाहिए, मतलब रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट पेबल आउटसाइड है, तो ये सेकंड में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये कंपलसरी कंडीशन हो गई, और ये हमारी सेकेंडरी कंडीशंस हो। आप अब फटाफट से मेरे उसी में जा सकते हैं, और ये बेसिकली इसके अंदर जो भी केस स्टडी से रिलेटेड होगा, आप मेरी नॉर्मल क्लास के अंदर वो कर सकते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सजेस्टेड आंसर फॉर जून 2024 फॉर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, राइट? यहाँ पे क्या बोला गया, अ प्रॉमिसरी नोट payable at a certain period after site must be presented to maker before thereof for payment, under which scenarios presentment for payment is not necessary and instrument is dishonored at the due date of presentment according to the provisions of negotiable instrument। तो यहाँ पे वही चीज बोली गई है कि एक क्वेश्चन 7 नंबर का आपसे पूछा गया है कि भैया मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आपको सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट है, अंडर विच circumstances presentment for payment is not necessary। अब आपको सेक्शन 76 याद आ जाना चाहिए। यहाँ पे मैंने सेक्शन 76 में आपको बताया था कि बेटा कुछ जेन्युइन केस होते हैं और कुछ विलफुल केस होते हैं। जहाँ पे विलफुल केस होते हैं वो 5 केसेस थे और 3 जेन्युइन केसेस थे, जहाँ पे आपको प्रेजेंटमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर एट द ड्यू डेट प्रेजेंटमेंट अकॉर्डिंग टू इज नॉट नेसेसरी, तो आपका डिसऑनर नहीं माना जाएगा, ठीक? तो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नॉट नेसेसरी, प्रेजेंटमेंट नहीं है, एंड द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड एट द ड्यू डेट फॉर प्रेजेंटमेंट अकॉर्डिंग टू दी नेगोशिएबल। तो यहाँ पे वही आप 76 आपको याद आ गया। अब देखो आप इसको इतना सारा पढ़ोगे, मैं इसको एक क्रक्स में बता देता हूँ, क्रक्स में मेरे ये आप पढ़ लो। ये 5 विलफुल कंडीशंस हैं और मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, आपको शॉर्ट फॉर्म में समझ में आ जाएगा। पहला इंटेंशनल प्रिवेंट, दूसरा क्लोज प्लेस ऑफ बिजनेस, तीसरा सम अदर प्लेस नोबडी अटेंड्स दैट प्लेस, राइट? चौथा कैन नॉट बी फाउंड, और पांचवा सम अदर पार्टी पे, अगर कोई और पार्टी उसके बिहाफ पे कर देती है। ऐसे केस में इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट फॉर पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती, राइट? फिर सर जेन्युइन केस भी है, हाँ जी जेन्युइन केस भी है। मेक अ पार्ट पेमेंट और प्रॉमिस टू पे, तो आपका वो जेन्युइन केस आ जाएगा। waive his right in case of default or presentment, or last
ड्यू टू नॉन प्रेजेंट द अदर पर्सन कुड नॉट सफर एनी डैमेज। तो हमारे ये केस थे। आप अगर इसे ढंग से समझना चाहते हैं तो प्लीज मेरे जाके नॉर्मल चैनल पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पूरा सेक्शन में आपको पूरी वीडियो होगी, आप वो ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने सिर्फ पॉइंटर्स कैप्चर करें सो दैट वो आपके माइंड में बन जाए। आपके 5 जेन्युइन पॉइंट है, सॉरी 5 विलफुल पॉइंट है और 3 जेन्युइन पॉइंट है। तो 5 विलफुल पॉइंट हमारे इंटेंशनल हो गया। अगर वो इंटेंशनली प्रिवेंट कर रहा है, भाग रहा है, एक ऐसी जगह का नाम दे रहा है जहाँ पे जा नहीं सकता कोई, अटेंड नहीं कर सकता है, आप जा रहे हो वहाँ पे वो नहीं कर रहा, वो फाउंड नहीं कर पा रहे हो आप उसे, या उसके बिहाफ़ पे किसी और ने पे कर दिया। और जेन्युइन रीज़न क्या है? जेन्युइन रीज़न ये है कि अगर उसने पार्ट पेमेंट कर दिया और बाकी का कहने लगा थोड़े बाद में ले लेना, तो वहाँ पे अगर वो अपना राइट ही वेव कर देता है, जो बंदा जिसने पैसा लेना है पे ही नहीं, वो अपना राइट ही वेव कर देता है, तो वहाँ पे प्रेज़ेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और ड्यू टू नॉन प्रेज़ेंट द अदर पर्सन वुड नॉट सफ़र एनी डैमेज। अगर कोई और पर्सन डैमेज नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में प्रेज़ेंटमेंट करने की ज़रूरत नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और फिर एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि मिस्टर X issued a check of 10,000 which was dishonored by bank because Y did not have enough funds in the account and has no authority to withdraw. क्या ये चेक डिसऑनर कॉन्सिक्वेंस माना जाएगा? तो आपको वही क्वेश्चन बोलना है, चाहे he did not have enough funds हैं। अब why is liable for dishonor check and what are the consequences? हमें पहले consequences लिखने पड़ेंगे और वो लिखना पड़ेगा 138 के अंदर। और what would be your answer if Y issued a check as a donation? अगर डोनेशन है तो मैंने एक्सेप्शन के अंदर काउंट हो जाएगा 138। बट आप वो 3 कंडीशन भी मेरे कहने से ज़रूर लिखना कि भैया, मगर आप जब भी किसी को जेल भेजोगे उससे पहले ये 3 कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए, वो वाली चीज़ आप ज़रूर लिखो, राइट? तो ये हमारा ऑलरेडी कवर्ड इन अर्लियर स्लाइड्स है। आप मेरा रेगुलर सेक्शन जाके देखोगे नेगोशिएबल का, तो वहाँ से आप समझ सकते